अ वेरी गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हेयर। कैसे हो सब लोग? होप करता हूँ कि सारे लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे एंड खूब खूब पढ़ाई कर रहे होंगे एंड खूब खूब आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीएस प्रोफेशनल ड्राफ्टिंग के थ्योरी टॉपिक्स के बारे में। इस सेशन में हम जितने भी टॉपिक हैं ड्राफ्टिंग सब्जेक्ट्स में उनके थ्योरी को कवर करेंगे एंड प्रैक्टिकल एंड ड्राफ्ट को इस सेशन में कवर नहीं करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, पहले चीज़ों को ब्रशअप करते हैं जो हम सी एस डब्ल्यू में कवर करके आ चुके हैं पहले से ही। ऑफर किसी भी चीज़ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मिलके क्या बनता है? प्रॉमिस बनता है। एंड प्रॉमिस में अलॉन्ग विद कंसिडरेशन अगर हो जाता है उसे एग्रीमेंट कंसिडर किया जाता है। उस एग्रीमेंट में अगर सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के जितने भी वैलिड एसेंशियल्स हैं अगर वो इंक्लूड हैं सारे, तो वो एग्रीमेंट अलॉन्ग विद एनफोर्सबल बाय लॉ क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। मतलब किसी भी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या चाहिए? सेक्शन 10 के जितने भी एलिमेंट हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वो कवर होने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू ड्राफ्टिंग। ड्राफ्ट जब भी आप कर रहे हो, किसी भी एग्रीमेंट को ड्राफ्ट कर रहे हो या फिर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को ड्राफ्ट कर रहे हो, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताओ ड्राफ्टिंग से, तो ये कुछ जनरल पॉइंट हैं जो आपको इंक्लूड करना है। सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टीज को डिस्क्राइब करना है। लीगल नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है। लाइसेंस एंड परमिट्स के बारे में अगर कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड है तो आपको बिल्कुल बताना है। टैक्सेस, ड्यूटीज एंड चार्जेस अगर इंक्लूड है कुछ कॉन्ट्रैक्ट में, इससे रिलेटेड कोई चीज़ें हैं तो आपको इंक्लूड करना है। क्वालिटी, क्वांटिटी एंड इंस्पेक्शन ऑफ द गुड्स, पासिंग ऑफ द प्रॉपर्टी एंड पासिंग ऑफ द रिस्क के बारे में भी इंक्लूड करना है। अमाउंट, मोड एंड करेंसी ऑफ द पेमेंट, पेमेंट से रिलेटेड डिटेल, आर्बिट्रेशन एंड सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट से रिलेटेड डिटेल भी आपको एग्रीमेंट में इंक्लूड करना है। पैकिंग, शिपमेंट ऑफ गुड्स, डॉक्यूमेंटेशन, इंश्योरेंस, गारंटी एंड फोर्स मेजोर क्लॉज और प्रॉपर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रॉपर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब राइट्स एंड लाइबिलिटी जो भी प्रॉपर पार्टीज की होगी, जिस भी लॉ के अकॉर्डिंग, जिस भी एग्रीमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग, वो भी आपको इंक्लूड करना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एंड जनरल कॉमन पॉइंट है रिलेटेड टू ड्राफ्टिंग के एग्रीमेंट में आपको इंक्लूड करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फीचर ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर एक पर्सन सेलर अगर किसी बायर को इमोबल प्रॉपर्टी सोल्ड कर रहा है तो उस इमोबल प्रॉपर्टी के टाइम पे आपको जो भी एग्रीमेंट बनाओगे उस एग्रीमेंट में आपको क्या क्या चीज़ों को कवर करना है। ठीक है, क्या क्या चीज़ों को कवर करना है एंड इन चीज़ों से ही इन पॉइंट से भी आपको उस टर्म्स एंड कंडीशन को ड्राफ्ट करना है। ठीक है, मतलब एक तरीके से ये टर्म्स एंड कंडीशन है। सबसे पहले दो पार्टीज होंगे, बायर्स एंड सेलर, उसको आप डिस्क्राइब करोगे। सब्जेक्ट मैटर जो भी उस एग्रीमेंट का होगा वो इमोबल प्रॉपर्टी होगा, उसको डिस्क्राइब करना है। कंसिडरेशन मनी फॉर्म में है, नॉन फनी फॉर्म में, ये भी आपको उसमें इंक्लूड करना है। सेल ऑफ प्रॉपर्टी आप जो भी कर रहे हो एज पर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अकॉर्डिंग कर रहे हो। अगर फॉरेनर इन्वॉल्व है तो फैमा का जो प्रोविजन है वो भी एप्लीकेबल हो जाएगा। ब्रोकर के बारे में आपको इंक्लूड करना है। एनकम्बरेंस के बारे में आपको इंक्लूड करना है। मोड ऑफ पेमेंट आप किस तरीके से करने वाले हो। इंस्पेक्शन ऑफ डीड एंड आर्बिट्रेशन, ये कुछ जनरल पॉइंट है एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ इमल प्रॉपर्टी के टाइम पे आपको इन पॉइंट्स को इंक्लूड करना है। नेक्स्ट बात करते हैं कमर्शियल एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करता है। कमर्शियल एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट मतलब एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट। इस कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टी इन्वॉल्व होती है, एक होता है प्रिंसिपल, एक होता है एजेंट। प्रिंसिपल एंड एजेंट आपस में एग्रीमेंट करते हैं कि हाँ, एजेंट क्या करेगा प्रिंसिपल के बिहाफ पे, एजेंट क्या करेगा प्रिंसिपल के बिहाफ पे प्रोडक्ट को सोल्व करेगा, ये कोई भी फर्दर काम कर सकता है। ठीक है, और ये जो एग्रीमेंट हो सकता है एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। एक्सप्रेस मतलब एक्सप्रेसली उन्होंने एग्रीमेंट किया हो आपस में, या फिर इम्प्लाइड बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ हो सकता है। ठीक है, अथॉरिटी शुड बी गिवन आइदर ऑफ द एक्सप्रेस और एक्सप्रेसली और इम्प्लाइड, बाइंडिंग ऑन द प्रिंसिपल के ऊपर बाइंडिंग होता है। माइनर जो होता है वो प्रिंसिपल नहीं बन सकता कभी भी, जो माइनर होगा वो प्रिंसिपल नहीं बन सकता, माइनर एजेंट बन सकता है। माइनर कोड भी एजेंट, जो माइनर हो सकता है बिलो 18 हो सकता है, प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम कर सकता है। जो भी एक्ट एजेंट करेगा उसके लिए लाइबल कौन होगा? प्रिंसिपल लाइबल होगा, ऑब्वियस बात है। कंसिडरेशन नॉट नेसेसरी फॉर द हमने पार्टनरशिप एक्ट में भी पढ़ा है, हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ा है सी एस डब्ल्यू टी में, कि जो कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं जहाँ पे कंसिडरेशन नहीं भी होगा तो भी उस एग्रीमेंट को हम वैलिड मान लिया जाएगा। जैसे हमने पढ़ा था कि अगर कोई पार्टनरशिप का एग्रीमेंट है या फिर कमर्शियल एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट है या फिर मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट है, इस केस में अगर कंसिडरेशन नहीं भी है तो उसको हम वैलिड मान लिया जाएगा। ठीक है, तो एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट में, कमर्शियल एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन एक इंपॉर्टेंट इंग्रीडियंट नहीं है। अगर कंसिडरेशन नहीं भी हो तो भी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मान लिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं पावर ऑफ द एजेंट इस एक्सटेंड होता है, जो भी नेसेसरी एक्ट है वो कर सकता है। ठीक है, जो भी मेन एक्ट से कोलेटरल कोई एक्ट है, ठीक है, मेन एक्ट से रिलेटेड कोई एक्ट है, ठीक है, वो भी वो कर सकता है। पावर ऑफ द एजेंट एक्सटेंड टू डू ऑल द नेसेसरी एक्ट एंड द कोलेटरल टू द मेन एक्ट। ठीक है, एंड यहाँ पे एक लाइन लिखी हो, डेलीगेटी कैन नॉट डेलीगेट। डेलीगेटी कैन नॉट डेलीगेट मतलब जो एजेंट को, प्रिंसिपल ने एजेंट को अपॉइंट किया, एजेंट सब एजेंट को अपॉइंट नहीं कर सकता। ठीक है, जनरल रूल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहता है प्रिंसिपल सब एजेंट को अपॉइंट नहीं कर सकता, बट सर्टन सिचुएशन है जहाँ पे जो एजेंट है सब एजेंट को भी अपॉइंट कर सकता है। वो क्या है? ऑब्लिगेशन ऑफ द एजेंट अंडर दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट असाइनेबल, उसकी ऑब्लिगेशन असाइनेबल नहीं होती, बट
तीन सिचुएशन है जहाँ पे असाइनेबल होती है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ एजेंट कब अपने काम को असाइन कर सकता है, मतलब कब सब एजेंट अपॉइंट कर सकता है। सबसे पहला, अगर नेसेसिटी है उस एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, उस असाइनमेंट को परफॉर्म करने के लिए, उस बिजनेस को परफॉर्म करने के लिए नेसेसरी है कि आपको सब एजेंट अपॉइंट करना ही होगा, तो बिल्कुल करना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कस्टम एंड यूसेज ऑफ ट्रेड परमिट्स सच असाइनमेंट। ठीक है, अगर कोई कस्टम या उस यूसेज ऑफ ट्रेड अगर उस असाइनमेंट को परमिट्स करता है, फॉर सपोज एग्जांपल आपके प्रिंसिपल ने आपको कहा कि आपको ऐसे एरिया में जाके प्रोडक्ट को सोल्व करना है जहाँ पे सिर्फ आदिवासी लोग रहते हैं, तो आप वहाँ पे जाके प्रोडक्ट सोल्व करोगे, आपको उनको बैरियर लैंग्वेज आएगा। ठीक है, लैंग्वेज बैरियर, कम्युनिकेशन बैरियर होगा। ठीक है, आप नहीं प्रोडक्ट को सेल कर पाओगे, तो आपको वहाँ के किसी लोकल पर्सन को अपॉइंट करना होगा, वहाँ के किसी लोकल पर्सन को बोलना होगा कि मेरे भी यहाँ पे प्रोडक्ट को सोल्व करो। ठीक है, तो एजेंट को ही सब एजेंट वहाँ पे अपॉइंट करना होगा। ठीक है, एट द टाइम ऑफ कस्टम एंड यूसेज ऑफ ट्रेड एंड परमिट्स सच असाइनमेंट। ठीक है, तो वहाँ पे आप कर सकते हो, या फिर एग्रीमेंट में एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड है कि आप क्या कर सकते हो, सब एजेंट अपॉइंट कर सकते हो, तो आप सब एजेंट अपॉइंट कर सकते हो। जनरल रूल क्या कहता है, आप सब एजेंट अपॉइंट नहीं कर सकते, एजेंट अपने अंडर में एजेंट अपॉइंट नहीं कर सकता, बट तीन सिचुएशन है जहाँ पे एजेंट का अपॉइंट कर सकता है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है डेलीगेटेड एजेंट। डेलीगेटेड एजेंट ये टाइप्स ऑफ एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, बट इस एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट से डिफरेंस क्या है। एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि एजेंट और प्रिंसिपल क्या करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, और जो एजेंट होता है प्रिंसिपल के इंस्ट्रक्शन पर प्रोडक्ट को सोल्ड करता है एंड कमीशन लेता है। बट डेलीगेटेड एजेंट में ऐसा नहीं होता, प्रिंसिपल सेम ऐसा होता है, बट कुछ फीचर्स अलग है। जैसे डेलीगेटेड एजेंट में क्या होता है कि प्रिंसिपल जो होता है एंड एजेंट आपस में कॉन्टैक्ट करते हैं, एंड एजेंट प्रोडक्ट को सोल्ड करता है प्रिंसिपल के इंस्ट्रक्शन के बिहाफ पे, एंड एजेंट गारंटी देता है किसको, प्रिंसिपल को, कि आपका सॉल्वेंसी की गारंटी लेता है, परफॉर्मेंस की गारंटी लेता है कि आपका मैं जो भी आपने मेरे को प्रोडक्ट दिया उसको मैं सोल्ड करके ही दूंगा, कल को अगर कोई नुकसान हुआ, कोई लॉस हुआ, तो उसको भी इंडेमनीफाई मैं करके दूंगा। तो इस इंडेमनिफिकेशन के लिए एंड परफॉर्मेंस की गारंटी के लिए, सॉल्वेंसी की गारंटी के लिए एक्स्ट्रा कमीशन चार्ज करता है एजेंट प्रिंसिपल से। उस एक्स्ट्रा कमीशन को क्या बोलते हैं, डेल क्रेडिटर बोलते हैं। उस एक्स्ट्रा प्रीमियम को क्या बोलते हैं, डेल क्रेडिटर बोलते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ एजेंसी होता है या फिर स्पेशल टाइप ऑफ एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट होता है, एजेंसी विच कंबाइन विद द गारंटी, ऐसी एजेंसी जो गारंटी प्रोवाइड करता है प्रिंसिपल को, एंड एजेंट टेक्स द एक्स्ट्रा कमीशन लेता है वो, एंड अंडरटेक्स द लाइबिलिटी भी लेता है टू गारंटी द ड्यू परफॉर्मेंस टू बाय द बायर, एंड अज्यूम करता है एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज़ की, सॉल्वेंसी की, किसकी सॉल्वेंसी की, प्रिंसिपल की सॉल्वेंसी की, एंड परफॉर्मेंस ऑफ द एक्शन के लिए, एंड इंडेमनीफाई हिज प्रिंसिपल अगेंस्ट द लॉस, अगर कोई लॉस हुआ तो उसको भी इंडेमनीफाई करके देगा। नेक्स्ट बात करते हैं कमीशन। डेल क्रेडिटर जो कमीशन चार्ज करता है इज अ प्रीमियम फॉर द एजेंट के लिए प्रीमियम होता है फॉर द गारंटी के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं डेल क्रेडिटर एजेंट सेम होता है अदर एजेंट, जैसे कि क्या करता है डेलीगेटेड एजेंट भी क्या करता है, सेल करता है प्रोडक्ट को अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल इंस्ट्रक्शन एंड कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, प्रिंसिपल के साथ, बट डिफरेंस क्या है कि वो गारंटी फॉर द परफॉर्मेंस करता है। ठीक है, जो कि नॉर्मल एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है फॉरेन कोलैबोरेशन एग्रीमेंट। फॉरेन कोलैबोरेशन एग्रीमेंट इसके ऊपर ड्राफ्ट आता है जनरली। ठीक है, एंड थ्योरी भी पूछते रहते हैं। फॉरेन कोलैबोरेशन एग्रीमेंट में क्या होता है कि जब कोई भी इंडियन पार्टी या फिर बाहर की पार्टी आपस में मिलती हैं, आपस में हैंडशेक करती हैं, एंड टेक्निकल नो हाउ शेयर करती हैं, टेक्नोलॉजी शेयर करती हैं, कहती है कि आप अपने बेनिफिट हमें दे दो, हमारे बेनिफिट आप ले लो, और हम साथ में आके बिजनेस करते हैं, इसी को बोलते हैं फॉरेन कोलैबोरेशन एग्रीमेंट। ठीक है, अगर इन दोनों पार्टी इंडियन है तो वहाँ पे जॉइंट वेंचर आ जाता है, बट एक पार्टी इंडियन एक पार्टी फॉरेनर है, उसमें फॉरेन कोलैबोरेशन एग्रीमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो टू पार्टीज जॉइन द हैंड इन एक्सचेंज ऑफ द टेक्निकल नो हाउ, टेक्निकल डिजाइन एंड ड्राइंग एंड ट्रेनिंग एंड टेक्निकल पर्सनल। ठीक है, कोऑपरेशन बिटवीन द पार्टीज विद इन इंडिया और अब्रॉड। ठीक है, इसे कहते हैं फॉरेन कोलैबोरेशन एग्रीमेंट। तो इसमें जब भी आपको क्या करना है, जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट ड्राफ्ट करोगे फॉरेन कोलैबोरेशन एग्रीमेंट का, ठीक है, जब भी ड्राफ्ट करोगे तो आपको कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपको ट्रेनिंग पीरियड के बारे में ध्यान रखना है, उसमें इंक्लूड करना है एक्सपोर्ट्स के बारे में, रेमिडेंस के बारे में, एक्सटेंशन ऑफ एग्रीमेंट के बारे में, कब एग्रीमेंट को एक्सटेंड किया जाएगा। ठीक है, एंड देन आपको एग्रीमेंट ड्यूरेशन के बारे में, लॉयल्टी के बारे में, लमसम पेमेंट्स के बारे में, इन्वेस्टमेंट कब 1/3 आप एग्रीमेंट के टाइम पे करोगे, 1/3 आप डॉक्यूमेंट सबमिशन के टाइम पे करोगे, 1/3 एंड कमिटमेंट ऑफ बिजनेस के टाइम पे करोगे। ये सारा कुछ आपको सारे पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे कवर नहीं किया, कुछ ही पॉइंट को मैंने कवर किया कि आप इन चीज़ों को उस एग्रीमेंट में इंक्लूड करोगे। ठीक है, एंड एग्जाम में क्वेश्चन आता है फॉरेन कोलैबोरेशन एग्रीमेंट के बारे में, तो आपको जनरल टॉपिक समझाना है और पॉइंट्स बताने क्या क्या पॉइंट्स उसमें इंक्लूड होंगे उस फॉरेन कोलैबोरेशन एग्रीमेंट में। नेक्स्ट बात करते हैं आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। सबसे पहले बात करते हैं आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। हम एग्जीक्यूटिव में भी पढ़ के आए हैं आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के बारे में कि अगर आपको आर्बिट्रेशन में जाना है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ डिस्प्यूट, तो आपके पास या तो एक प्रॉपर एग्रीमेंट होना चाहिए आर्बिट्रेशन का, या फिर आपके पास जो एग्रीमेंट है उसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज होना चाहिए, दोनों पार्टी ने कंसेंट दिया होना चाहिए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि आर्बिट्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट क्या होता है, तो दोनों पार्टी का कंसेंट होना चाहिए आर्बिट्रेशन में जाने के लिए। अगर दोनों पार्टी का कंसेंट नहीं है तो आप आर्बिट्रेशन में नहीं जा सकते, नॉर्मल सिविल कोर्ट में जाओ।
ठीक है। तो इंडियन आर्बिट्रेशन एंड कंसलेशन एक्ट 1996 गवर्न करता है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को। ठीक है, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट बाय द पार्टीज टू सबमिट द आर्बिट्रेशन, ऐसा एग्रीमेंट जो पार्टीज साथ में मिलकर दोनों पार्टी कंसेंट दे रहे हैं, ठीक है, कि हम वो डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन में सबमिट करना चाहते हैं ऑन द ऑल द मैटर और ऑन द सर्टन मैटर डिस्प्यूट विच में अराइज बिटवीन द पार्टीज वेदर कॉन्टेक्चुअल और नॉट। ठीक है, एंड इट मे बी फॉर्म ऑफ आर्बिट्रेशन क्लॉज में भी हो सकता है, या फिर कोई आपने एग्रीमेंट किया था उस एग्रीमेंट में एक आर्बिट्रेशन क्लॉज हो सकता है, एंड ये राइटिंग में होना चाहिए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और बनता है आर्बिट्रेशन में कि बताओ कुछ इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट बताओ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के। तो आप लिख क्या होगा, राइटिंग में होना चाहिए, साइन बाय द पार्टीज होना चाहिए, एंड कम्युनिकेशन होना चाहिए। इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो आर्बिट्रेशन का वो है कि कम्युनिकेशन होना चाहिए बिटवीन द पार्टीज, कि बायर को भी पता है सेलर को भी पता है कि दोनों ने आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट साइन किया है। ठीक है, दोनों को पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि डिस्प्यूट के टाइम में एक पर्सन बोल रहा है कि मेरे को तो पता ही नहीं था हमने आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट साइन किया। ठीक है, एंड इंक्लूडिंग द कम्युनिकेशन थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मीन्स एंड कंटेन द स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड डिफेंस, उस आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में लिखा होगा। एंड इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इज कंसेंट इन राइटिंग टू सबमिट द डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन, दोनों का कंसेंट होना चाहिए कि हम आर्बिट्रेशन में जाना चाहते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, आर्बिट्रेशन क्यों है, आर्बिट्रेशन है क्या, आर्बिट्रेशन एक एडीआर है। एडीआर मतलब एडीआर मतलब हम कोर्ट में नहीं जा रहे हैं, हम कोर्ट के बाहर ही रह के जो भी हमारा डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करवा रहे हैं, सॉल्व करवा रहे हैं। ठीक है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम जो होता है। ठीक है, एंड फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ डिफरेंसेस के लिए लेस एक्सपेंसिव होता है, मोर एक्सपेडिशियस होता है, एंड लेस फॉर्मल तरीके से हम यहाँ पे डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, जो भी आर्बिट्रेटर होगा दोनों पार्टीज के बीच में जो भी अवार्ड देगा वो अवार्ड कैसा होना चाहिए, मस्ट बी, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, अवार्ड मस्ट बी कंसिस्टेंट विद द सबमिशन के साथ होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, एंड अवार्ड शुड भी फाइनल होना चाहिए, फेयर टू द पार्टीज, रीजनेबल एंड फेयर होने चाहिए पार्टीज के लिए, एंड मस्ट भी जो उसका इम्प्लीमेंटेशन है जो पॉसिबल होना चाहिए। दैट्स इट। नेक्स्ट बात करते हैं हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट के बारे में, हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट के बारे में। ठीक है, हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट जनरली इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में होता है क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जब भी हम लोन लेने जाते हैं, सपोज हमने कार लोन लिया, तो कार लोन लेते हैं तो हम क्या करते हैं, कार का जो टाइटल होता है, जो उस कार का जो ओनरशिप होती है, हम जो लेंडर होता है, हमें सपोज हम कार लोन लेने गए और जो हमने लोन सैंक्शन करवाया वो यस बैंक से करवाया, तो हम क्या करते हैं उस कार को ही एज अ मॉर्गेज दे देते हैं बैंक को, कि आप ये कार को अपने पास मॉर्गेज ले लो, रख लो, और उसी कार पर हमें लोन दे दो। ठीक है, तो हमें कार भी मिल जाती है और हमें लोन भी मिल जाता है। ठीक है, बट उसके ऊपर जो ओनरशिप राइट होता है वो किसका होता है, बैंक वालों का होता है। ठीक है, इसी को होता है हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट। प्लेज और हाइपोथिकेशन ऑलमोस्ट सेम होता है, डिफरेंस ये है कि प्लेज में क्या होता है, पोजीशन ट्रांसफर हो जाता है। सपोज आप गोल्ड लोन लेने गए, तो गोल्ड लोन में क्या होता है कि आप गोल्ड आप बैंक वाले को सबमिट करते हो, गोल्ड आपका लॉकर में, बैंक के लॉकर में सबमिट हो जाता है, लॉक हो जाता है। ठीक है, तो जो आपका जो पोजीशन था गोल्ड का वो ट्रांसफर हो गया। ठीक है, ट्रांसफर हो गया और उसके बदले में आपको लोन मिल गया, तो ये क्या हो गया, प्लेज हो गया। इसे प्लेज कहते हैं कि आपने गिरवी रख दिया लोन को, ठीक है, सॉरी गोल्ड को गिरवी रख दिया। बट हाइपोथिकेशन में ऐसा नहीं होता, आप क्या करते हो कि कार के ऊपर लोन लेते हो, कार तो आपने लिया, साथ में उसके ऊपर आपने लोन भी ले लिया, तो आपको इसमें हाइपोथिकेशन में पोजीशन ट्रांसफर नहीं होता, पोजीशन ट्रांसफर नहीं होता, और पोजीशन जो होता है ओनर, पोजीशन रेस्ट विद द ओनर, सॉरी पोजीशन ट्रांसफर नहीं होता, ओनर के पास ही पोजीशन रहता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हाइपोथिकेशन डॉक्यूमेंट बाय विच लीगल प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज पासेस टू द पर्सन, लीगल जो टाइटल होता है वो ट्रांसफर हो जाता है, पोजीशन ट्रांसफर नहीं होता। वो लैंड्स द मनी, जो पर्सन जिसने लैंड मनी को लैंड्स किया, ऐसा लोन दिया, उसके पास ही वो लीगल टाइटल जो है जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर हो जाती है, बट पोजीशन ट्रांसफर नहीं होता। बट पोजीशन डज नॉट पास, हाइपोथिकेशन इज एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ प्लेज होता है, प्लेज का ही एक्सटेंडेड फॉर्म होता है, बस इसमें पोजीशन ट्रांसफर नहीं होता। ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी केस में होता है। एंड दिस इज अ ट्रांसफर विच इज नॉट रेगुलेटेड बाय द एनी स्टैट्यूट, इंडिया में कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जो हाइपोथिकेशन को गवर्न करता है, बट जनरल लॉ जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का, वो इसको गवर्न करता है। In the hypothecation, there is a must be intention of the parties की intention होनी चाहिए to create the security on the property on which the money has been lent, and the oral and written hypothecation agreement permitted है इंडिया में, and hypothecation either in the form of present and future product के लिए भी हो सकता है। It is not governed by the Transfer of Property Act 1882, Indian Contract Act 1872, Sales of Goods Act 1930, and it is governed by the जनरल लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से गवर्न किया जाता है हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट को। नेक्स्ट बात करते हैं आउटसोर्सिंग एग्रीमेंट। आउटसोर्सिंग एग्रीमेंट क्या होता है, कंपनी क्या करती है, कई बार
चीज़ों को आउटसोर्स कर देती है कुछ काम को। जैसे कंपनी का कोई नॉन रेवेन्यू या फिर नॉन केयरिंग एक्टिविटी है, रेकरिंग एक्टिविटी है, लाइक एम्प्लॉयज़ को हायर करना, उनको उनके रूल्स एंड बेनिफिट्स बताना, उनको पे सैलरी प्रोवाइड करना या फिर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ये कुछ ऐसी एक्टिविटी जो नॉन केयर एंड नॉन रेवेन्यू एक्टिविटी है। तो ये क्या करती है कंपनी, किसी स्पेशलाइज पर्सन को या किसी स्पेशल पर्सन को आउटसोर्स कर सकती थी जो इस काम में बहुत ही स्पेशलिस्ट है। ठीक है, उसी को बोलते हैं आउटसोर्सिंग एग्रीमेंट। ठीक है, इट इज़ अ contact of outsource the company non-care and non-revenue activity producing activity to specialist and different from a strategic management tool। strategic management tool से बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। strategic management tool का मतलब होता है कि आप इंटरनली कंपनी को चेंज कर रहे हो, कंपनी में कुछ चीज़ों को चेंज कर रहे हो, डिपार्टमेंट चेंज कर लिया आपने, हेड्स कंपनी में जो भी डिपार्टमेंट उनके हेड्स को चेंज कर दिया। ठीक है, जो हेड्स को आपने उनकी प्रमोशन कर दिया। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टूल से बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है आउटसोर्सिंग एग्रीमेंट, एंड इट इन्वॉल्व रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अराउंड द कोर कंपनीज। नेक्स्ट बात करते हैं टू टाइप्स ऑफ आउटसोर्सिंग एग्रीमेंट होता है। एक होता है आईटी आउटसोर्सिंग। आईटी मतलब इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, अगर उसको आपने आउटसोर्स किया, लाइक आपने अपना बैक ऑफिस आउटसोर्स कर दिया, ठीक है, आईटी का काम आउटसोर्स कर दिया, ठीक है, वेब डेवलपमेंट का काम आउटसोर्स कर दिया, तो ये क्या आ जाता है, आईटी आउटसोर्सिंग। नेक्स्ट बात करते हैं दो टाइप्स को आउटसोर्सिंग में, बीपीओ एंड केपीओ, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग एंड नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। इसको हम 11th में भी पढ़ के आ चुके हैं। बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग मतलब होता है ऐसा काम जो कि अकाउंट्स, एचआर एंड बेनिफिट्स एंड पेरोल, फाइनेंस फंक्शंस एंड एक्टिविटीज से रिलेटेड कोई काम है, अगर आपने उसको आउटसोर्स कर दिया, जिस इसमें मेंटल थिंकिंग या फिर क्रिटिकल एनालिसिस नहीं इन्वॉल्व नहीं होता जनरली है, उसी को बीपीओ बोलते हैं, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। केपीओ में क्या होता है कि लीगल, पैरालीगल एंड अदर हाईली स्किल्ड एक्टिविटी जो होती है, जिसमें स्किल इन्वॉल्व होता है, उसे कहते हैं केपीओ, नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्स। नेक्स्ट बात करते हैं A good outsource agreement provides a comprehensive roadmap on the duties of obligation of the parties। अच्छी बात है। Minimize the complication when the dispute arise। complication minimize करता है at the time of dispute। अच्छा, अगर आपके पास अच्छा आउटसोर्स एग्रीमेंट है, आपको लॉयर अपॉइंट करना एडवाइजेबल है कि आप लॉयर्स से कंसल्ट करो बिफोर फाइनलाइजिंग द आउटसोर्सिंग एग्रीमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं फैक्टर आपको क्या क्या इंक्लूड करना है जब भी आप आउटसोर्सिंग एग्रीमेंट को ड्राफ्ट करोगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए आउटसोर्सिंग एग्रीमेंट को ड्राफ्ट करो, तो आपको ऑपरेटिव नॉन ऑपरेटिव पार्ट तो लिखना है। आप जो फॉर्मल पार्ट भी लिखोगे, नॉन ऑपरेटिव पार्ट में क्या क्या चीज़ों को, किन चीज़ों को डिस्क्राइब करोगे। सबसे पहले आप ड्यूटीज़ बताओगे एम्प्लॉय की, सिक्योरिटी अमाउंट, कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज भी लिखोगे, लीगल कंप्लाइंसेस क्या होगा, फीस एंड पेमेंट्स कैसे होगी, टर्म्स एंड कंडीशन क्या होगा, ऑडिटिंग राइट किसके पास होगा, टाइम लिमिट के बारे में, नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर क्या होगा एट द टाइम ऑफ डिस्प्यूट, लोकेशन ऑफ आर्बिट्रेटर क्या होगा एट द टाइम ऑफ डिस्प्यूट। ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको आउटसोर्सिंग एग्रीमेंट में डिफाइन करना। नेक्स्ट बात करते हैं पावर ऑफ अटर्नी के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इन द सीएस प्रोफेशन ड्राफ्टिंग चैप्टर में। ठीक है, ड्राफ्टिंग चैप्टर में वेरी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। पावर ऑफ अटर्नी होता है क्या, पावर ऑफ अटर्नी क्या होता है, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। ये रिटन एक तरीके से आप क्या कर रहे हो, पावर असाइन कर रहे हो, किसी पर्सन को अपॉइंट कर रहे हो सामने किसी पर्सन को, और किसी पर्सन को अपॉइंट कर रहे हो किस चीज़ के लिए, कोई भी लॉफुल एक्ट करने के लिए। ठीक है, उसी को बोलते हैं पावर ऑफ अटर्नी। ठीक है, जनरली मैंने किसी पर्सन को अपॉइंट किया, मैंने कहा कि मेरा एक घर है जो कि नागपुर में है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे को नागपुर जाने में बहुत लेट हो जाता है, तो मैं किसी पर्सन को वहीं पे अपॉइंट कर देता हूँ कि आप मेरे बिहाफ पे वहाँ से जितने भी मेरे घर है वहाँ से आपको क्या करना है, रेंट कलेक्ट करना है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक राइटिंग दे रहा हूँ किसी सामने वाले पर्सन को, ऑथराइज कर रहा हूँ किसी पर्सन को, अपॉइंट कर रहा हूँ किसी लॉफुल एक्ट के लिए। ठीक है, एक एग्रीमेंट, एक रिटन नोट एग्रीमेंट के थ्रू, उसी को बोलते हैं पावर ऑफ अटर्नी। ठीक है, एन एग्रीमेंट गिविंग मेड बाय वन पर्सन, एक पर्सन दे रहा है, ऑथराइजिंग कर अनदर पर्सन को, अपॉइंट कर अनदर पर्सन को टू एन लॉफुल एक्ट लाइक to receive the rent, to receive the debt, to make the appearances, कोर्ट में अपेयर करना, कोई एप्लीकेशन सबमिट करना कोर्ट में। ठीक है, उसी को बोलते हैं पावर ऑफ अटर्नी। पावर ऑफ अटर्नी एग्जीक्यूट बाय एनी पर्सन हु कैन, पावर ऑफ अटर्नी किसके फेवर में एग्जीक्यूट होगा, सामने वाला पर्सन जिसके, मैं अगर पावर ऑफ अटर्नी लिख रहा हूँ सामने वाले पर्सन के फेवर में, तो सामने वाला पर्सन मेजर होना चाहिए। मेजर किस लिए होना चाहिए, यहाँ पे मेजर का क्या रोल होता है, मेजर का रोल इसलिए आता है कि एक तरीके से मैं प्रिंसिपल हो गया। अगर आप देखो प्रिंसिपल एन एजेंट का कॉन्टैक्ट में, एक तरीके से मेरे यहाँ पे वो काम कर रहा था, एक तरीके से वो मेरा एजेंट हो गया और मैं उसका प्रिंसिपल हो गया। और एजेंट प्रिंसिपल में जो एजेंट एंड प्रिंसिपल में जो एजेंट होगा लॉफुल एक्ट के लिए, वो क्या होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, माइनर नहीं हो सकता। अब पावर ऑफ अटर्नी कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय द एनी पर्सन हु कैन एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, लाइक साउंड माइंड होना चाहिए एंड मेजर पर्सन होना चाहिए। एंड पावर ऑफ अटर्नी कैन बी ओनली एग्जीक्यूटेड इन फेवर ऑफ मेजर, मेजर के फेवर में आप एग्जीक्यूट करोगे। ठीक है, एंड वाइल द फंक्शनिंग एज अटर्नी, द डोनी इज एक्टिंग एज एजेंट of the donor, and that is executor of the power of attorney is the principal, and there is a relationship of the principal and agent का भी principal exist करता है, क्योंकि जो सामने वाला पर्सन मेरी भी आप पे काम कर रहा है,
ठीक है, तो आप इसको प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशनशिप भी बोल सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, रिवोकेबल पावर ऑफ अटर्नी होते हैं और इरिवोकेबल होते हैं। रिवोकेबल मतलब डिस्क्रिशन, जो डोनर है वो कभी भी रिवोक कर सकता है, उसके डिस्क्रिशन पे रिवोक कर सकता है, उसे कहते हैं रिवोकेबल पावर ऑफ अटर्नी। इरिवोकेबल पावर ऑफ अटर्नी मतलब नीड नॉट टू बी रजिस्टर्ड, वो रजिस्ट्रेशन होना जरूरी नहीं है उसमें, जनरली इन फेवर ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के फेवर में बनाई जाती है बाय दी कंपनी। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ जनरल पावर ऑफ अटर्नी एंड स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी। स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी को पर्टिकुलर पावर ऑफ अटर्नी भी बोलते हैं। स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी मतलब जनरली रिप्रेजेंटिंग अनदर पर्सन, एक हम अनदर पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या फिर अनदर पर्सन को अपॉइंट कर रहे हैं मोर देन वन एक्ट के लिए। मोर देन वन पर्सन को भी अपॉइंट कर सकते हैं जनरल पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू, ठीक है। मोर देन वन एक्ट के लिए मोर देन वन पर्सन को भी अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है, एंड रिप्रेजेंटिंग अनदर पर्सन, ठीक है, टू परफॉर्म मोर देन वन एक्ट एंड टू एग्जीक्यूट इन फेवर ऑफ मोर देन वन पर्सन के फेवर में भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने मोर देन वन पर्सन के फेवर में एग्जीक्यूट किया उस पावर ऑफ अटर्नी को, तो एडवाइजेबल ये है कि वो जितने भी पर्सन है सारे मिलजुल के काम करें, डिजायरेबल टू एक्ट जॉइंटली, ठीक है। एंड जनरल पावर ऑफ अटर्नी जो है, जनरल पावर ऑफ अटर्नी जो है वो एंड कब होने वाला है, एंड होगा एक्सप्रेसली रिवोक्ड किया, या तो आपने उसको एक्सप्रेसली रिवोक कर दिया या फिर आइदर पार्टी की डेथ हो गई, डोनर या डोनी में से एक पार्टी की डेथ हो गई, या इन केस ऑफ द कंपनी पावर ऑफ अटर्नी इज एक्सिक्यूटेड बाय द डायरेक्टर ने एग्जीक्यूट किया एंड आई एम सॉरी सीजेस टू बी ऑपरेटिव ऑन द वाइंडिंग अप के टाइम भी वो ऑपरेटिव इनऑपरेटिव होगा। नेक्स्ट बात करते हैं स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी। स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी फॉर द स्पेशल एक्ट के लिए होता है, एक स्पेशल एक्ट के लिए होता है, स्पेशल ड्यूरेशन के लिए होता है, ये पर्टिकुलर इवेंट स्पेसिफाइड जो उसके लिए होता है, एंड स्पेसिफिक पर्सन के फेवर में बनाया जाता है, ठीक है। फॉर द स्पेसिफिक वो स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी एंड कब होता है, वो जब स्पेसिफिक एक्ट जो वो है वो कंप्लीट हो चुका है, या फिर जो पर्टिकुलर पीरियड डिफाइन था वो कंप्लीट हो चुका है, या फिर जो भी इवेंट स्पेसिफाइड था वो कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद जो स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं पावर ऑफ अटर्नी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कुछ ज़्यादा लेंथी भी टॉपिक है ये पावर ऑफ अटर्नी वाला, ठीक है। पावर ऑफ अटर्नी नो नीड टू बी अटेस्टेशन करवाना उसको जरूरी नहीं, बट एडवाइजेबल है कि आप दो विटनेस के उसको अटेस्ट करवा लो एंड ऑथेंटिकेट भी करवा लो वो नोटरी पब्लिक के पास जाके, ठीक है। रजिस्ट्रेशन ऑफ पावर ऑफ अटर्नी कंपलसरी नहीं है, बट कंपलसरी बन जाता है। पावर ऑफ अटर्नी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है बट कंपलसरी बन जाता है। कब कंपलसरी बन जाता है, अगर पावर ऑफ अटर्नी आप रिकवरी ऑफ रेंट के लिए करवा रहे हो, वो भी इमल प्रॉपर्टी के रेंट के लिए, ठीक है। फॉर द डोनीज ऑन बेनिफिट, उस रेंट से डोनी का ही बेनिफिट होने वाला है जो रिकवर करने वाला है। एंड पावर ऑफ अटर्नी फॉर द क्रिएशन ऑफ द चार्ज, इमल प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएट करने के लिए आप कोई पावर ऑफ अटर्नी बना रहे हो, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आपको पावर ऑफ अटर्नी को क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। जनरल रजिस्ट्रेशन पावर ऑफ अटर्नी का कंपल्सरी नहीं है, बट आप सामने वाले पर्सन को ऑथराइज कर रहे हो, बोल रहे हो कि आप रेंट कलेक्ट कर लो, सामने वाले पर्सन को बोल रहे हो कि आप रेंट कलेक्ट कर लो, उस रेंट से आप अपना ही बेनिफिट कर लेना, अपने ही यूज़ में रख लेना, ठीक है। उस केस में आपको पावर ऑफ अटर्नी को रजिस्ट्रेशन करवाना है, या फिर आप सामने वाले पर्सन को ऑथराइज कर रहे हो किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएट करने के लिए, ठीक है, मॉर्गेज के लिए या फिर किसी भी चार्ज क्रिएट करने के लिए, तो उस केस में भी आपको पावर ऑफ अटर्नी को क्या करना होगा, रजिस्टर करवाना होगा। नेक्स्ट पावर ऑफ अटर्नी अट्रैक्ट द स्टैम्प ड्यूटी, आप उस पर बिल्कुल स्टैम्प ड्यूटी आपको पे करना है। एंड इफ पावर ऑफ अटर्नी एग्जीक्यूटेड इन वन स्टेट एंड ट्रांसफर टू अनदर स्टेट, जो हायर स्टैम्प ड्यूटी होगा दोनों स्टेट का, एक स्टेट में आपने महाराष्ट्र में उसको एग्जीक्यूट किया एंड आप उसको कहाँ ले गए, उत्तर प्रदेश में, यूपी में ले गए, ठीक है। तो जो स्टेट में हायर स्टैम्प ड्यूटी होगा उस स्टेट का स्टैम्प ड्यूटी आपको बियर करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं पावर ऑफ अटर्नी बाय द कंपनी। पावर ऑफ अटर्नी बाय द कंपनी सेक्शन 22 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 बात करता है कंपनी क्या कर सकती है, पावर ऑफ अटर्नी ड्रॉ कर सकती है इन द फेवर ऑफ डायरेक्टर के फेवर में, ठीक है। जनरली जब हम डायरेक्टर को काम असाइन करते हैं, वर्क असाइन करते हैं, तो पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू ही असाइन करते हैं। कंपनी में बाय द राइटिंग अंडर इट्स कॉमन सील एम्पावर कर सकती है किसी भी पर्सन को फॉर द जनरल और स्पेसिफिक मैटर के लिए टू एग्जीक्यूट अ डीड ऑन द कंपनीज बिहाफ वेदर इंडिया और आउटसाइड इंडिया। पावर ऑफ ऑफिसर ऑफ द कंपनी या डेलीगेटेड थ्रू जो भी ऑफिसर होती है कंपनी के, ऑफिसर होते हैं कंपनी के, उनको पावर जो भी डेलीगेट करते हैं पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू डेलीगेट करते हैं। एंड जनरली डिटेल पावर ऑफ अटर्नी एग्जीक्यूट की जाती है, डिटेल्ड पावर ऑफ अटर्नी एग्जीक्यूट की जाती है इन द फेवर ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ। नेक्स्ट बात करते हैं इन केस ऑफ रेजोल्यूशन नेसेसरी टू प्रोड्यूस द मिनट्स बुक टू प्रूव द डेलीगेशन ऑफ द पावर, बिल्कुल अच्छी बात है। ऑफिसर कैन नॉट डेलीगेट इट्स पावर अनलेस एक्सप्रेसली ऑथराइज, ठीक है। वही वाली बात यहाँ पे आएगी कि डेलीगेट कैन नॉट डेलीगेट, ठीक है। जो डेलीगेट है वो डेलीगेट नहीं कर सकता, जो एजेंट है वो फर्दर काम को डेलीगेट नहीं कर सकता अनलेस अदरवाइज एक्सप्रेसली अगर प्रोवाइड है एग्रीमेंट में तो कर सकता है, बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अ मैरिड वुमन कैन एग्जीक्यूट द पावर ऑफ अटर्नी। मैरिड वुमन भी पावर ऑफ अटर्नी को एग्जीक्यूट कर सकती है, अनमैरिड वुमन भी कर सकती है फॉर द नॉन टेस्टामेंट इंस्ट्रूमेंट। नॉन टेस्टामेंट इंस्ट्रूमेंट होता है ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो आपके मरने से पहले ही एग्जीक्यूट होने वाले हैं, मरने के बाद एग्जीक्यूट नहीं होने वाले हैं। इस बात करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एग्जीक्यूट नहीं नॉन टेस्टामेंटल इंस्ट्रूमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए अनमैरिड वुमेन पावर ऑफ अटर्नी
क्या कर सकती है, एग्जीक्यूट कर सकती है, एंड डूइंग एनी अदर एक्ट विच शी माइट हर सेल्फ एग्जीक्यूट एंड एक्ट रिलेटिंग टू इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रिएशन ऑफ पावर ऑफ अटर्नी। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोमिसरी नोट के बारे में। सेक्शन नंबर 4 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 बात करता है प्रोमिसरी नोट के बारे में। प्रोमिसरी नोट में कौन कौन से पार्टीज कवर होते हैं, सबसे पहले बात करते हैं मेकर जो मतलब पी नोट्स को बनाने वाला है, पेई जिसके फेवर बनने वाला है, होल्डर जिसको होल्ड करेगा, एंडोर्सर जिसको एंडोर्स करने वाला है, एंडोर्सी मतलब जिसको मिलने वाला है, ठीक है, पावर ऑफ अटर्नी, सॉरी प्रोमिसरी नोट। सेक्शन नंबर 4 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में कहता है पी नोट के बारे में क्वेश्चन आया तो सेक्शन नंबर 4 से स्टार्ट करना। कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि राइटिंग में है, इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, राइटिंग में है, ओरल में पी नोट कभी नहीं होता है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट ऐसा जो कि राइटिंग में है, नॉट बिंग बैकग्राउंड नहीं है, एंड करेंसी नोट भी नहीं है वो, ठीक है, कंटेनिंग उसमें अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है, एंड साइन बाय द मेकर के थ्रू वो साइन किया गया, एंड टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, सर्टेन सम ऑफ मनी, सर्टेन पे जो है वो भी सर्टेन है, और जिसको पे करने वाला वो पर्सन जो वो भी सर्टेन है, एंड टू द बियरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, और उस इंस्ट्रूमेंट पे पहले से मेंशन है, ठीक है। तो ये तो आपको पहले डेफिनेशन लिखना है नेगोशिएबल प्रोमिसरी नोट का। देन आपको उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होते हैं पी नोट्स में उसको बताना है। सबसे पहले जो पी नोट होता है वो राइटिंग में होता है, ओरल में नहीं होता। मेकर साइन करेगा, जो पेमेंट हो वो मस्ट भी लीगल मनी में होना चाहिए, कैंसल्ड बाय द मेकर सिग्नेचर, जो बनाने वाला है उसके सिग्नेचर के थ्रू कैंसिल होना चाहिए। सपोज आपने ये पी नोट्स बनाया तो आपको अपने ही सिग्नेचर से उसको कैंसिल करना है। देन बात करते हैं क्लियर अंडरटेकिंग होनी चाहिए, ठीक है, उसमें अंडरटेकिंग होनी चाहिए, क्लियर अनकंडीशन होनी चाहिए, उसमें कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए पेमेंट के टाइम में, पे ही सर्टेन होना चाहिए, जो आप पेमेंट करने वाले हो, जितना पेमेंट करने वाले हो, जो भी अमाउंट होना चाहिए वो सर्टेन होना चाहिए, प्रॉपर्ली स्टैम्प्ड होना चाहिए स्टैम्प एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो भी नेम होगा, नेम प्लेस नंबर सब प्रॉपर सर्टेन होना चाहिए, मस्ट भी सर्टेन होना चाहिए, एंड कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप उसमें डेट नहीं है तो डेट ऑफ डिलीवरी को ही ड्रीम डेट मान लिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं रिलिक्विशमेंट डेट या फिर रिलीज डेट के बारे में। रिलिंग्विशमेंट डेट एंड रिलीज डेट जनरली दोनों सेम ही होता है, रिलिंग्विशमेंट डेट एंड रिलीज डेट। इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द क्रेडिटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो उसे रिलिंग्विशमेंट डेट कहेंगे, एंड डेटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसको रिलीज डेट कहेंगे। सपोज एक क्रेडिटर्स है जिसको बहुत सारा अमाउंट मिलना बाकी था, सपोज एक क्रेडिटर है उसको बहुत सारा अमाउंट मिलना बाकी था बहुत सारे लोगों से, ठीक है, एक क्रेडिटर है बट डेटर बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों से मिलना बाकी था, बट जो क्रेडिटर है उसके पास बहुत पैसा है, वो चाहता है कि जितने भी लोग मेरे को पैसा देने वाले, जितने भी डेटर उसको से पैसा मिलने वाला, वो चाहता है कि ये जो क्लेम है इसको मैं रिनाउंस कर दूँ, रिलैंग्विश कर दूँ, छोड़ दूँ, ठीक है, रिलैंग्विश कर दूँ मतलब मोह माया से दूर बिल्कुल, ठीक है। तो उस केस में क्रेडिटर्स एक रिलैंग्विशमेंट डीड बनाएगा, उसमें लिखेगा कि मैं अपने आप को डिफाइन करेगा, अपने आप को एलेबोरेट करेगा और बताएगा कि ये अमाउंट मेरे को मिलने वाला है, इतना इतना अमाउंट मिलने वाला है, इतने इतने पर्सन से मिलने वाला है, और ये सारा अमाउंट मैं क्या कर रहा हूँ, रिलैंग्विश कर रहा हूँ, मेरे को नहीं चाहिए। उसको क्या 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 कहेंगे, रिलिंग्विशमेंट डेट। उसमें क्रेडिटर भी साइन करेगा, जितने डेटर हैं वो भी साइन कर सकता है, हो सकता है ना, क्रेडिटर भी एक हो सकता है एंड जो डेटर है वो भी एक हो सकता है, बट कई सिचुएशन में ऐसा भी होता है कि क्रेडिटर एक है बट डेटर बहुत सारे हैं, ठीक है। उसी को रिलीज डेट भी बोलते हैं इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द डेटर इन हुज फेवर द ट्रांजेक्शन ऑपरेट करने वाला है। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है वेयर बाय वन पर्सन रेनाउंस हिज क्लेम अपॉन द अनदर पर्सन के ऊपर क्लेम रेनाउंस कर रहा है अगेंस्ट एनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, और विच ही मे बी एंटाइटल टू एनफोर्स, और वो जो क्लेम है वो इन्फोर्सेबल, उसके पास राइट है उस क्लेम को इन्फोर्स करने के लिए, तब भी वो उस क्लेम को इन्फोर्स नहीं कर रहा है, रेनाउंस कर रहा है। राइटिंग में होना चाहिए सबसे पहली बात तो, यहाँ पे मस्ट बी इन राइटिंग में होना चाहिए, साइन बाय द रिलीजर, जो उसको रिलीज करने वाला उसको साइन होना चाहिए, स्टैम्प ड्यूटी या रजिस्ट्रेशन बिल्कुल लगेगा रिलीज डेट पे, एंड इट कैन बी ड्राफ्टेड एज अ डीड पुल या फिर डीड के थ्रू ड्राफ्ट किया जा सकता है, मतलब जितनी पार्टी उतने डीड की कॉपी बनाई जाएगी, ठीक हो सकता है ना कि क्रेडिटर एक है बट डेटर बहुत सारे हैं, तो उस केस में जितनी पार्टी होंगी उतने डीड की कॉपी बनाई जाएगी, एज अ डीड पुल बनाया जाएगा। इफ इट इज ड्राफ्टेड एज अ डीड देन ऑल द रिलीजर, जितने भी रिलीजर हैं, सॉरी, जितने भी रिलीजर हैं एंड इंटरेस्टेड पर्सन है इन द क्लेम प्रॉपर्टी, इन द क्लेम और द प्रॉपर्टी शैल बी मेड द पार्टी, ठीक है, वो सबको पार्टी बनाया जाएगा। एंड इफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ रिलीज डेट, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है और उस इमूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपीज़ से ज़्यादा है, उसके इसमें आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। अंडर द शेड्यूल 1 ऑफ द इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 सिंपल रिलीज डेट को चार्जेबल टू स्टैम्प ड्यूटी है बिल्कुल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हायर परचेस एग्रीमेंट के बारे में। हायर परचेस एग्रीमेंट पहले समझते हैं, हायर परचेस एग्रीमेंट होता क्या है। सब हायर परचेस एग्रीमेंट, सपोज मेरे को कोई प्रोडक्ट परचेस करना है बट मेरे को उसको हायर परचेस पे परचेस करना, मतलब मेरे को टोकन मनी पहले देना, टोकन मनी मतलब होता है लमसम डिपॉजिट, कुछ पैसा मेरे को अभी देना है और बाकी जो बचा हुआ पैसा जो है उसको मेरे को इंस्टॉलमेंट पे देना है, ठीक है। और या तो मेरे को लोन लेना है, ठीक है, लोन लेके किसी बैंक से पे करते रहना है, ठीक है। इस
पे करते रहना, उसी को एग्रीमेंट को बोलते हैं हायर परचेस एग्रीमेंट। ठीक है, इस पर स्टैम्प ड्यूटी एप्लीकेबल होता है, बट इसको रजिस्ट्रेशन करवाना, ऐसे एग्रीमेंट को रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं होता। सपोज दो पार्टी है इसमें, एक होता है ओनर, एक होता है हायरर। ओनर क्या करता है, हायरर जिसको प्रोडक्ट को परचेस करना होता है, ठीक है, ओनर क्या करता है, ट्रांसफर पोजीशन भी ट्रांसफर कर देता है, ओनरशिप भी ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, पोजीशन भी ट्रांसफर कर देता है एंड ओनरशिप भी ट्रांसफर कर देता है। और हायरर क्या करता है, जो जिसको प्रोडक्ट परचेस करना वो इंस्टॉलमेंट अमाउंट पे करता रहता है ओनर को। ठीक है, यहाँ पे हायरर क्या करता है, वन हु हायर द गुड्स फ्रॉम द ओनर एंड पे द रेंटल चार्जेस और हायर चार्जेस ऑन द इंस्टॉलमेंट बेसिस। एंड ओनर क्या करता है, वो जो कि गुड्स को लेंड करता है उसी को ओनर ओनर कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हेन द हायर एक्सरसाइज ऑप्शन टू बाय ओनली आफ्टर द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। ठीक है, लास्ट इंस्टॉलमेंट के टाइम पे हायर कर सकता है ऑप्शन टू बाय, वो चाहे तो प्रोडक्ट को खरीद भी सकता है, और नहीं तो उसका रेंटल जो भी उसने यूज़ किया था उतना रेंटल पे करके उस प्रोडक्ट को वापस डिलीवर कर सकता है। रिटर्न एग्रीमेंट होता है एंड हायर जो होता है टेक्स द ओनरशिप बाय पेइंग द फाइनल इंस्टॉलमेंट पे करके वो क्या कर सकता है, ओनरशिप ले सकता है उस प्रोडक्ट का। एंड हायर टेक द पोजीशन ऑफ द पोजीशन बाय पेइंग द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, एक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट या फिर इंस्टॉलमेंट के टाइम पे या फिर रेंट पे करके उसको पोजीशन मिल जाता है, बट जो ओनरशिप है उसको लास्ट इंस्टॉलमेंट पे ही मिलता है। एंड हायरर हैज़ अ राइट टू टर्मिनेट, हायरर के पास राइट है टर्मिनेट कर सकता है उस एग्रीमेंट को एनी टाइम बिफोर द फाइनल परचेज के टाइम से पहले कभी भी उसको टर्मिनेट कर सकते हैं। इस बात करते हैं हायर परचेज एग्रीमेंट दो टाइप्स के होते हैं जनरली। सपोज उसको समझते हैं, सबसे पहले इसमें क्या होते हैं, फाइनेंसर दोनों एग्रीमेंट में फाइनेंसर डीलर एंड कस्टमर इन्वॉल्व है। सबसे पहले जो फाइनेंसर क्या करता है, डीलर क्या करता है, जितने भी प्रोडक्ट होते हैं फाइनेंसर को सोल्ड कर देता है, सेल कर देता है एंड से उसको पेमेंट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एक ट्रांजेक्शन ये कंप्लीट हो चुकी है। देन फाइनेंसर क्या करता है, प्रोडक्ट को परचेस कर लेता है किससे, डीलर से, डीलर उसको सोल्ड करते हैं, पेमेंट उसको मिल जाती है। एंड देन उसके बाद क्या करता है, जो भी प्रोडक्ट फाइनेंसर के पास आ गया जो उसने डीलर से परचेस कर लिया, अब वो कस्टमर को सोल्ड करता है, कस्टमर के साथ हायर परचेस एग्रीमेंट करता है, उसको लोन प्रोवाइड करता है और उसको गुड्स प्रोवाइड करता है, उसको पोजीशन प्रोवाइड करता है एंड उससे पेमेंट की रिकवरी करता रहता है। ठीक है, एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट पे उसको ओनरशिप भी ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, एक तरीके का एग्रीमेंट तो ये हो गया। ठीक है, समझते हैं इसको। फाइनेंसर एंटर इनटू द हायर परचेस एग्रीमेंट विद द कस्टमर, के साथ हायर परचेस एग्रीमेंट करता है अंडर विच कस्टमर बिकम द ओनर ऑफ द गुड्स, गुड्स का ओनर बन जाता है। एंड ऑन द पेइंग द ऑल द इंस्टॉलमेंट एक्सरसाइज द ऑप्शन टू परचेस एक्सरसाइज करता है लास्ट इंस्टॉलमेंट पे। एंड ओनर्स गेट्स हिज मनी फ्रॉम फाइनेंसर हु रिकवर फ्रॉम द कस्टमर्स, ओनर को अमाउंट कहाँ से मिलता है, फाइनेंसर से अमाउंट मिलता है ओनर को जो भी। ठीक है, सेकंड टाइप्स ऑफ हायर परचेस एग्रीमेंट क्या होता है कि सेकंड टाइप्स में क्या होता है कि जो फर्स्ट में हमने देखा कि डीलर क्या करता है, जो सेल गुड्स को सोल्ड कर देता है, पेमेंट रिसीव कर लेता है, बट सेकंड में ऐसा नहीं है, जो गुड्स को सोल्ड नहीं करता फाइनेंसर को, सेकंड में क्या करता है, डीलर गुड्स को कस्टमर को ट्रांसफर करता है। जनरली हम बाइक परचेस करते हैं, ठीक है, या फिर मोबाइल वगैरह परचेस करते हैं, तो ये सेकंड टाइप्स ऑफ जो एग्रीमेंट है वो पिक्चर में आता है हायर परचेस डीड का, हायर परचेस एग्रीमेंट का। कि फाइनेंसर क्या करता है, सॉरी डीलर क्या करता है, गुड्स कस्टमर को दे देता है एंड कस्टमर एंड फाइनेंसर के बीच में एक हायर परचेस एग्रीमेंट होगा। तो जनरली आपने देखा होगा कि अगर हम कभी बाइक परचेस हायर परचेस पे लेते हैं तो जो बाइक की जो आरसी होती है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो होता है, उसके ऊपर बैंक का भी नाम होता है। ठीक है, हायर परचेस एग्रीमेंट फाइनेंसर के साथ करते हैं, फाइनेंसर को ही हम क्या करते हैं, पे करते रहते हैं रेंटल जो भी चार्जेस होता है, और जो सम ऑफ कंसिडरेशन एक्चुअल कंसिडरेशन जो होता है फाइनेंसर पहले ही डीलर को पे कर देता है। ठीक है, कस्टमर परचेज द गुड्स एंड एग्जीक्यूट द हायर परचेस एग्रीमेंट विद द फाइनेंसर के साथ हायर परचेस एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करता है एंड कस्टमर रिमेन इन द पोजीशन ऑफ द गुड्स, कस्टमर के पास ही पोजीशन रहता है गुड्स का। फाइनेंसर पेड द अमाउंट टू डीलर, फाइनेंसर क्या करता है, एक्चुअल अमाउंट जो भी होता है डीलर को पहले ही पे कर देता है ऑन द बिहाफ ऑफ द कस्टमर के बिहाफ पे, एंड एज अ कस्टमर को लोन मिल जाता है एक तरीके से। देन फाइनेंसर गेट द राइट टू सीज, जो राइट टू सीज ऑफ द गुड्स है, अगर कस्टमर ने पे नहीं किया फाइनेंसर को अमाउंट, फाइनेंसर मतलब बैंक यहाँ पे बोल रहा हूँ, फाइनेंसर को अमाउंट पे नहीं किया तो फाइनेंसर के पास राइट आ जाता है कि वो जो भी गुड्स है उसको सीज कर सकता है इन द इवेंट ऑफ नॉन फुलफिलमेंट ऑफ हायर परचेस एग्रीमेंट को फुलफिल नहीं किया, या फिर आपने कोई टर्म्स एंड कंडीशन को वायलेट किया, या फिर आपने इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया तो। एंड फाइनेंसर रिकवर द मनी फ्रॉम द कस्टमर इन द इंस्टॉलमेंट में उससे अमाउंट रिकवर करते रहता है। ठीक है, दो पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हायर परचेस एग्रीमेंट को बाकी ऑर्डिनरी एग्रीमेंट को या फिर बाकी एग्रीमेंट से अलग करते हैं। सबसे पहला पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, ठीक है, बाकी एग्रीमेंट में नहीं होता। एंड ऑप्शन टू परचेस द गुड्स एट द टाइम ऑफ ऑप्शन टू परचेस द गुड्स हायर, जो भी आपने गुड्स हायर पे लिए उसको आपके पास ऑप्शन होता है कि लास्ट इंस्टॉलमेंट पर आप उसको परचेस कर सकते हो। ठीक है, ये दो पॉइंट्स बाकी एग्रीमेंट्स से अलग करते हैं हायर परचेस एग्रीमेंट को। एंड इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द बेलमेंट, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट भी एक तरीके से जो कि गवर्न करता है, चैप्टर नंबर 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 से गवर्न करता है। राइट एंड ऑब्लिगेशन जो भी होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में जो भी प्रोवाइडेड है
वही राइट्स एंड ऑब्लिगेशन को आपको यूज़ करना है अलग से। आप राइट्स एंड नीड नॉट टू बी प्रोवाइड एन एग्रीमेंट में आपको आप उसको राइट एंड लायबिलिटी को प्रोवाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट बात करते हैं फैमिली सेटलमेंट डेट। फैमिली सेटलमेंट सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया है फैमिली सेटलमेंट डेट के बारे में, मतलब कि एक अरेंजमेंट बाय विच द प्रॉपर्टी, जो भी आपकी प्रॉपर्टी है आपकी फैमिली में, वो आप उसको इक्विटेबल डिवाइड कर रहे हो बिटवीन द कंटेंडर्स, जितने भी पार्टीज हैं आपके फैमिली में, ठीक है, टू अचीव द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ फॉर द सोशल जस्टिस के लिए, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है फैमिली सेटलमेंट डीड के बारे में, तो बताना आपको एज पर द फैमिली सेटलमेंट डिफाइन किया गया सुप्रीम कोर्ट ने कि ये क्या है, एक अरेंजमेंट है जिसमें जो भी प्रॉपर्टी है बिटवीन द कंटेंडर्स के बीच में इक्विटेबल डिवाइड हो रही है एंड टू अचीव द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ फॉर द सोशल जस्टिस, ठीक है। लक्ष्मी पेरू मल्लू वर्सेस कृष्णा विनार्मा में डिसाइड होता है फैमिली अरेंजमेंट कैन बी इन्फोर्स इन द कोर्ट ऑफ लॉ इफ देयर वाज ओकेशन विच अफेक्ट द फैमिली अरेंजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं केल वर्सेस डॉक्टर कंसोलिडेशन में डिसाइड हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट पुट द फॉलोइंग पॉइंट्स फॉर द फैमिली अरेंजमेंट। फैमिली अरेंजमेंट के लिए कुछ पॉइंट्स को डिफाइन किया था सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने कि सेटलमेंट मस्ट भी बोनाफाइड में होना चाहिए टू रिजॉल्व द फैमिली डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए होना चाहिए एंड रिवाइवल ऑफ क्लेम के लिए होना चाहिए फॉर द फेयर एंड इक्विटेबल डिवीजन के लिए एंड मस्ट बी वॉलंटरी होना चाहिए, शुड नॉट बी वॉलंटरी होना चाहिए, ठीक है। फ्रॉड कोवर्जन या फिर अंडर इन्फ्लुएंस के थ्रू नहीं होना चाहिए। मे बी इन ओरल हो सकता है एंड नो रजिस्ट्रेशन नेसेसरी नहीं है, ठीक है। बट रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी बन जाता है, कब बन जाता है, अगर वो राइटिंग में है तो, या फिर फॉर द राइटिंग में है तो, एंड फेयर इक्विटेबल ऑन द बाइंडिंग ऑन द पार्टीज पे बाइंडिंग होता है एंड कैन बी रिलिंग्विश द प्रॉपर्टी को रिलिंग्विश भी किया जा सकता है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है डीड ऑफ द सेल ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। फॉलोइंग एसेंशियल्स को आपको इंक्लूड करना है अगर आप कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को सोल्ड कर रहे हो। इमूवेबल प्रॉपर्टी को सोल्ड कर रहे हो, सबसे पहले आपको ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन एक्सचेंज ऑफ प्राइस एंड पेड इन एक्सचेंज ऑफ प्राइस पेड प्रॉमिस्ड पार्टली प्रॉमिस, आपको इसको एग्रीमेंट में इंक्लूड करना है। पार्टीज ऑफ द ट्रांजेक्शन को सेलर एंड बायर को भी आपको डिस्क्राइब करना है एग्रीमेंट में। सब्जेक्ट मैटर जो भी होगा प्रॉपर्टी ऑब्वियसली बात है इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा एंड डिलीवरी ऑफ द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी टू द बायर्स एंड सेलर्स एज अंडर। अगर प्रॉपर्टी का जो अमाउंट है वो 100 रुपये से कम है या फिर 100 रुपये तक है तो मेरली डिलीवरी ऑफ पोजीशन फिजिकल पोजीशन से ही वो प्रॉपर्टी को क्या मान लिया जाएगा, डिलीवर मान लिया जाएगा, ठीक है, डिलीवरी ऑफ पोजीशन मान ली जाएगी। बट अगर वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है यहाँ पे, वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी 100 रुपीज़ से ज़्यादा है, ठीक है, तो उसका जो डिलीवरी है पोजीशन का डिलीवरी कब माना जाएगा, सबसे पहले आपको सेल डीड बनाना पड़ेगा एंड रजिस्टर्ड होना चाहिए वो सेल डीड एज पर द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 एंड स्टैम्प ड्यूटी पे किया होना चाहिए आपने एज पर द स्टैम्प एक्ट 1899, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आपको क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना है फ्रॉम द इनकम टैक्स ऑफिसर से, सबमिशन ऑफ द आरबीआई को भी की परमिशन लेनी है आपको अगर एनआर परचेस कर रहा है और फैमा का प्रोविजन भी उसमें एप्लीकेबल हो जाएगा। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन जो भी होगा बैलेंस सेलर को सेक्शन नंबर 55 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1881 बताता है राइट्स एंड ऑब्लिगेशन या फिर राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ किसकी, बायर्स एंड सेलर दोनों की। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं बायर्स एंड सेलर की राइट्स एंड ड्यूटीज क्या होगी। यूजुअली द एग्रीमेंट टू सेल एंड सेल डीड इज रिक्वायर्ड फॉर द सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी को सोल्ड करना है तो एग्रीमेंट टू सेल होना चाहिए या फिर सेल डीड होना चाहिए, ठीक है। विदाउट सेल डीड या फिर एग्रीमेंट टू सेल आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को सोल्ड नहीं कर सकते, ठीक है। सूरज लैम्प इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, इसमें भी यही डिफाइन किया गया था। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है सूरज लैम्प इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था कि वाइल रेफरिंग द सेक्शन 53 एंड 55 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 द ट्रांसफर ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय वे ऑफ सेल कैन बी अफेक्ट ओनली बाय द सेल डीड होना चाहिए एंड एब्सोल्यूट ट्रांसफर अगर सेल डीड नहीं है, इन एब्सेंस ऑफ सेल डीड नहीं है या फिर स्टैम्प नहीं है या फिर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो नो राइट नो टाइटल या फिर इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ट्रांसफर, ठीक है, कोई भी राइट या फिर इंटरेस्ट या फिर टाइटल ट्रांसफर नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन नंबर 55 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1881 बताता है ड्यूटीज़, बताता है किसके बारे में ड्यूटीज़ बताता है, सेलर की ड्यूटीज़ एंड बायर की ड्यूटीज़, ठीक है। सेलर की ड्यूटीज़ पढ़ते हैं क्या क्या है। सबसे पहले जो भी सेलर है प्रॉपर्टी में जो भी मटेरियल डिफेक्ट होगा उसको आपको डिस्क्लोज करना है बायर को। टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी के बारे में बताना है, ठीक है। जो भी टाइटल डॉक्यूमेंट आपको बायर को देना है किस चीज़ के लिए, बायर, ताकि उस टाइटल डॉक्यूमेंट को इन्वेस्टिगेट कर सके कि सेलर के पास प्रॉपर वैलिड टाइटल है या नहीं है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन बायर पुटअप करता है उसको आपको आंसर करना है, ठीक है। जो भी डॉक्यूमेंट वो मांगता है उसको आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रोवाइड करना है बायर को, ठीक है। एग्जीक्यूट करना है कन्वेंस डॉक्यूमेंट इन फेवर ऑफ बायर, जैसे ही पेमेंट रिसीव हुई सारी तो आपको कन्वेंस डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करना है इन फेवर ऑफ बायर के फेवर में, ठीक है। जितनी भी पेमेंट ऑफ पब्लिक ड्यूज है उसको पे करना है टिल द डेट ऑफ कन्वेंस, जिस दिन आपका जो सेल डेट है या फिर डॉक्यूमेंट साइन हुआ उस डेट तक जितने भी पब्लिक ड्यूज हैं आप उसको क्या करना है,
पे करना है। कौन पे करेगा? सेलर पे करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं बायर। बायर के क्या क्या राइट्स हैं, बायर के बायर की क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, ठीक है। ड्यूटीज़ बायर की क्या क्या हैं? जो भी परचेज मनी होगा सेलर को पे करेगा, ठीक है। वेयर ओनरशिप ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी जैसे ट्रांसफ़र हुआ बायर को, ठीक है। जो भी लॉस या फिर प्रॉफिट अगर हुआ, राइज हुआ, तो उसको कौन बेयर करेगा? ठीक है, ऑब्वियस सी बात है बायर बेयर करने वाला है। पब्लिक ड्यूज जैसे कन्वेंस डीड आपने साइन किया, उसके बाद से जितनी भी पब्लिक ड्यूज होगी कौन पे करेगा? बायर पे करेगा। डिस्क्लोज करेगा इंटरेस्ट टू परचेज, ठीक है, कि आपको प्रॉपर्टी को परचेज करना है, उसका इंटरेस्ट भी आपको डिस्क्लोज करना है। ये सारा क्या है? ड्यूटीज़ हैं किसकी? सेलर की ड्यूटीज़ हैं एंड बायर की ड्यूटीज़ हैं। नेक्स्ट बात करते हैं राइट। सेक्शन नंबर 55 में ही राइट गिवन है, सेक्शन नंबर 55 में ही ड्यूटीज़ गिवन है, अलग अलग सेक्शन नहीं है, ठीक है। बायर की भी एंड सेलर की भी। नेक्स्ट बात करते हैं राइट ऑफ सेलर एंड राइट ऑफ बायर, ठीक है। सबसे पहले सेलर के राइट की बात करते हैं। सेलर के पास राइट है कि वो रेंट या प्रॉफिट ऑफ द प्रॉपर्टी रिसीव कर सकता है टिल द ओनरशिप, जब तक उसकी ओनरशिप है तब तक, ठीक है। एंटाइटल टू चार्ज द इंटरेस्ट ऑन द अनपेड, अगर कोई अनपेड कंसिडरेशन है बायर ने अभी तक पे नहीं किया उसके ऊपर वो इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है। बायर्स की क्या क्या राइट है? बेनिफिट, जो भी अगर इंप्रूवमेंट, अगर प्रॉपर्टी परचेस करने के बाद उसको लगता है कि इस जमीन के नीचे खजाना है, कोई खजाना निकला, तो वो खजाना किसका होगा? बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है बायर का ही होगा, ठीक है। कोई बेनिफिट या कोई भी इंप्रूवमेंट प्रॉपर्टी में आता है, उसको लगता है कि प्रॉपर्टी अगर 60, सपोज प्रॉपर्टी 60 यार्ड की थी, ठीक है, बट बाद में जो एग्रीमेंट में 60 यार्ड की थी, बट बाद में उसे पता चली कि ये प्रॉपर्टी तो यार 65 यार्ड की है, ठीक है। बाद में कोई इंप्रूवमेंट हुआ तो वो भी किसका होगा? बायर का होगा। बेनिफिट ऑफ एन इंप्रूवमेंट एंड इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, में कोई वैल्यू इंक्रीज हुई परचेज करते टाइम, परचेज करने के बाद पता चला कि यहाँ से तो मेट्रो रेल ट्रेन जाने वाली है, तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज होगी। बेनिफिट किसका? बायर का, ठीक है। चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के ऊपर कोई चार्ज है, ठीक है, अगर है तो वो भी बायर का राइट है उसके ऊपर। नेक्स्ट बात करते हैं डीड ऑफ द मॉर्गेज के बारे में। मॉर्गेज डीड के बारे में पढ़ेंगे, उससे पहले हम पढ़ते हैं राइट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द मॉर्गेजी, ठीक है। मॉर्गेजी, मॉर्गेजर मतलब जो कि प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर रहा है, ठीक है, मॉर्गेज कर रहा है। मॉर्गेजी मतलब जिसकी प्रॉपर्टी मॉर्गेज हो रही है, तो उसके राइट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में बात करते हैं। राइट्स ऑफ द मॉर्गेजी के बारे में बात करते हैं। मॉर्गेजी मतलब कि जिसके पास प्रॉपर्टी मॉर्गेज हो रही है, ठीक है। मॉर्गेज मतलब जो प्रॉपर्टी को, सपोज मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि इस प्रॉपर्टी की बेसिस में मेरे को कैश लोन चाहिए, ठीक है। तो मैं बैंक के पास जाऊँगा, बैंक मेरी ये प्रॉपर्टी अपने पास रख लो और मेरे को बदले में लोन दे दो, ठीक है। तो मेरी प्रॉपर्टी, मैं मॉर्गेजर हो गया। जो असेट्स, जिसकी असेट्स ट्रांसफर होती है वो मॉर्गेजर होता है, ईआर लास्ट में लगता है, जिसकी असेट्स ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो मेरे असेट्स ट्रांसफर हो रहे हैं तो मैं हो गया मॉर्गेजर। मेरी प्रॉपर्टी को टेक केयर कौन करने वाला है? मेरे को लोन कौन देने वाला है? बैंक लोन देने वाला, उस प्रॉपर्टी को अपने पास रख के एज अ मॉर्गेज करके, ठीक है। तो वो बैंक क्या हो गया? मॉर्गेजी हो गया, ठीक है। तो राइट्स एंड लायबिलिटी, मॉर्गेजी बैंक के राइट्स एंड लायबिलिटी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। बैंक के पास राइट है, राइट टू सेल, प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है अगर मैंने पे ऑफ नहीं किया उसका लोन, ठीक है। राइट टू रिकवर द शॉर्टफॉल, कोई शॉर्टफॉल रह गया लोन में तो वो भी कर सकता है। रिफ्यूजल ऑफ डेट, डेट को पे नहीं, रिफ्यूजल ऑफ डेट को रिफ्यूज़ कर सकता है कि नहीं पे करना, ये उसके पास राइट है। एंड लाइबिलिटी क्या क्या है? लाइबिलिटी, बैंक की क्या क्या लाइबिलिटी है? लाइबिलिटी की, अगर मैंने उसको प्रॉपर्टी को एज अ मॉर्गेज दिया है, उसने मेरे को लोन दिया है, तो मेरी प्रॉपर्टी को टेक केयर कौन करेगा? वो करेगा। मेरी प्रॉपर्टी के पास कोई चार्ज या रेंटल पब्लिक ड्यूज है तो वो कौन पे करने वाला है? बैंक पे करने वाला, ठीक है। प्रॉपर्टी शुड भी प्रोटेक्टेड, प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट करना है, कोई अल्ट्रेशन नहीं होना चाहिए प्रॉपर्टी में, ठीक है। प्रॉपर इंश्योरेंस कवर आपको लेके रखना है प्रॉपर्टी का, ठीक है। ऑल एंड ऑल टेक्स, जो भी टैक्सेस या फिर कोई भी गवर्नमेंट का जो कोई भी फाइन चार्जेस होगा उस टाइम पीरियड के लिए, वो भी कौन पे करेगा? मॉर्गेजी ही पे करेगा, मतलब बैंक ही पे करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मॉर्गेजर की क्या क्या राइट्स हैं। मतलब मैं मॉर्गेजर हो गया, मैंने प्रॉपर्टी को एज अ मॉर्गेज दिया ना बैंक को, तो मैं मॉर्गेजर हो गया, मेरे पास क्या क्या राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ हैं, ठीक है। सबसे पहला मेरे पास राइट है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी को रिडीम करूँगा ऑन द पेमेंट ऑफ, जो मैंने उसका लोन लिया था उसको, लोन को रीपे करूँगा एंड प्रॉपर्टी को रिडीम करूँगा। क्लेम द डैमेजेस, अगर प्रॉपर्टी में कोई डैमेजेस होगा या कोई भी ऑल्ट्रेशन किया होगा तो उसको क्लेम करूंगा। लीज द प्रॉपर्टी इन केस ऑफ प्रॉपर्टी इन पोजीशन ऑफ द मॉर्गेज, अगर सपोज मैंने क्या किया, हमने मॉर्गेज एग्रीमेंट साइन किया, बट मॉर्गेज एग्रीमेंट साइन किया बट जो पोजीशन था, पोजीशन तो मेरे पास ही था, तो मैं क्या कर सकता हूँ? उस प्रॉपर्टी को लीज कर सकता हूँ एज अ। नेक्स्ट बात करते हैं लाइबिलिटी क्या है मॉर्गेजर की। मेरी लाइबिलिटी क्या क्या है? लाइबिलिटी टू पे टैक्सेस रेवेन्यू लेविड बाय द गवर्नमेंट इन केस ऑफ प्रॉपर्टी इन कस्टडी, अगर मेरी कस्टडी में प्रॉपर्टी है तो उसके ऊपर जो भी कोई टैक्सेस रेवेन्यू या फिर कोई भी चार्जेस बाय द गवर्नमेंट लगाया गया है तो उसको पे करने की लाइबिलिटी भी मेरी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट जो है टाइप्स ऑफ मॉर्गेज के बारे में। टाइप्स ऑफ मॉर्गेज के बारे में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ, मैंने पास्ट ईयर क्वेश्चन को एनालाइज किया, मैंने देखा कि हर अटेम्प्ट में इस 5 टाइप्स ऑफ मॉर्गेज में से
टोटल सिक्स टाइप्स ऑफ मॉर्गेज में से एक क्वेश्चन तो जरूर बनता है कि बताओ ये मॉर्गेज क्या होता है। टोटल 6 टाइप्स ऑफ मॉर्गेज, सबसे पहले आता है सिंपल मॉर्गेज, देन आता है मॉर्गेज बाय द कंडीशन से, इंग्लिश मॉर्गेज, इक्विटल मॉर्गेज एंड यूसी फ्रैक्चर मॉर्गेज एंड अलाउंस मॉर्गेज। सबसे बड़ा बात करते हैं सिंपल मॉर्गेज। सिंपल मॉर्गेज मतलब नाम से पता चला बिल्कुल सिंपल मॉर्गेज है, कुछ यहाँ पे टेक्निकलिटी नहीं है, सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, सिंपल मॉर्गेज में क्या होता है कि सबसे पहले आपको 2 कॉपी ऑफ मॉर्गेज डीड बनाई जाती है, मॉर्गेजर एंड मॉर्गेजी के बीच में 2 कॉपी ऑफ मॉर्गेज डीड बनाई जाती है, कोई पोजीशन ट्रांसफर नहीं होता, कोई टाइटल डीड ट्रांसफर नहीं होता, सिंपल एक मॉर्गेज डीड 2 मॉर्गेज डीड बनाई जाती है। ठीक है, उसमें कोई भी पोजीशन ट्रांसफर नहीं होता, टाइटल ट्रांसफर नहीं होता, घर कोई भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर पोजीशन ट्रांसफर नहीं होगा, कोई भी प्रॉपर्टी का टाइटल डीड ट्रांसफर नहीं होगा। अगर डिफ़ॉल्ट हुआ, ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट अगर आप सपोज मैंने लोन लिया, ठीक है, अब कोई भी मेरा टाइटल डीड ट्रांसफर नहीं हुआ बैंक के पास, मेरा पोजीशन भी ट्रांसफर, मेरी प्रॉपर्टी का पोजीशन भी ट्रांसफर नहीं हुआ, सिंपल सिर्फ मॉर्गेज डीड बनाया गया था। अगर मैंने डिफ़ॉल्ट किया तो जो प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है जो बैंक वाला है, ठीक है, जो भी मॉर्गेजी है प्रॉपर्टी को सोल्ड कर सकता है। ठीक है, प्रायर कोर्ट का अप्रूवल चाहिए। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, प्रायर कोर्ट का अप्रूवल, पहले कोर्ट के पास जाएगा, कोर्ट का अप्रूवल लेगा, फिर ही प्रॉपर्टी कोर्ट का ऑर्डर आएगा, फिर वो प्रॉपर्टी को सोल्ड कर सकता है। ठीक है, अगर कोई सरप्लस उसको मिला प्रॉपर्टी को सोल्ड करने के बाद, उसका लोन रीपे करने के बाद उसको कोई सरप्लस हुआ, तो वो सरप्लस किसको रिटर्न कर देगा, मॉर्गेज मतलब मुझे रिटर्न कर देगा। एंड डेफिसिट अगर कुछ हुआ तो मुझसे क्लेम कर सकता है, क्लेम बाय द मॉर्गेजी। नेक्स्ट, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल्स नाम से समझ आ रहा है, मॉर्गेज मत कंडीशनल मतलब ऐसी मॉर्गेज मॉर्गेज डीड, इसमें भी 2 कॉपी ऑफ मॉर्गेज बनाई जाएगी। ठीक है, कोई पोजीशन ट्रांसफर नहीं होगा, कोई टाइटल डीड ट्रांसफर नहीं होगा, बट वो जो मॉर्गेज डीड होगा ना, उसमें कंडीशन डाल दी जाएगी कि अगर आपने लोन का रीपेमेंट नहीं किया तो विदाउट मूविंग टू द कोर्ट, विदाउट नॉकिंग द डोर ऑफ द कोर्ट, ठीक है, हम आपकी प्रॉपर्टी को सोल्ड कर सकते हैं। ये कंडीशन उसमें पहले से ही डाल दी जाएगी। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। जैसे आपने रीपेमेंट नहीं किया, डिफॉल्ट किया लोन में, तो हम आपकी प्रॉपर्टी को सोल्ड कर देंगे विदाउट नॉकिंग टू द डोर ऑफ जुडिशरी। ठीक है, तो 2 कॉपीज ऑफ मॉर्गेज डीड बनाई जाएगी, पोजीशन ट्रांसफर नहीं होगा, नो पोजीशन टाइटल डीड ट्रांसफर नहीं होगा। अगर डिफॉल्ट किया तो मॉर्गेजी जो बैंक है विदाउट मूविंग टू द कोर्ट बिकम द ओनर, ओनर बन जाएगा एंड प्रॉपर्टी को सोल्ड कर सकता है। अगर सरप्लस, अगर कोई डेफिसिट हुआ सोल्ड करने के बाद, तो कोई भी क्लेम नहीं कर सकता, ना मैं क्लेम कर सकता हूँ ना तो वो क्लेम कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इंग्लिश मॉर्गेज। ठीक है, नाम से समझ आ रहा है इंग्लिश मॉर्गेज। इसमें जनरली क्या होता है कि मैं बैंक के पास गया लोन लेने के लिए, मैंने बैंक को कहा कि मेरे को लोन चाहिए, मेरे पास ये प्रॉपर्टी, तो बैंक कहता है कि पहले ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे ट्रांसफ़र करो, मेरे नाम पे ट्रांसफ़र करो, स्टैम्प ड्यूटी पे करो, रजिस्ट्रेशन करवाओ, सेल डीड बनवाओ और बैंक के नाम पे ट्रांसफ़र करो। जैसे मैं रीपे करूँगा वो बैंक फिर मेरे नाम पे कर देगा, बैंक फिर से स्टैम्प ड्यूटी पे करेगा, बैंक रजिस्ट्रेशन चार्ज पे करेगा एंड एक फिर से एक सेल डीड बनाई जाएगी। ठीक है, रीपेमेंट के टाइम पे। ठीक है, मतलब एक बार ट्रांसफ़र करो फिर ट्रांसफ़र करो, मतलब ट्रांसफ़र ट्रांसफ़र खेलते रहो। ठीक है, तो एक बार मैं स्टैम्प ड्यूटी पे करूँगा, एक बार आप स्टैम्प ड्यूटी पे करना, एक बार मैं रजिस्ट्रेशन फी पे करूँगा, एक बार आप रजिस्ट्रेशन फी पे करना, ऐसे ट्रांसफर ट्रांसफर खेलते रहो, तो यहाँ पर डुअल स्टैम्प ड्यूटी का बर्डन आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये जो कंसेप्ट है इंग्लिश मॉर्गेज का, इंडिया में इतना फॉलो नहीं किया जाता, आपने बहुत कम देखा होगा इंग्लिश मॉर्गेज फॉलो किया जाता है। ठीक है, इसलिए इसको इंडिया में इतना इतना फॉलो नहीं किया जाता। ठीक है, समझते हैं अगेन 2 कॉपीज ऑफ मॉर्गेज डीड बनाई जाती है, पोजीशन ट्रांसफर होता है, देन पोजीशन डी ट्रांसफर होता है। पहले मैं बैंक के फेवर में ट्रांसफर करूंगा, देन बैंक मेरे फेवर में प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगा। ठीक है, पोजीशन ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होता है, ट्रांसफर ऑफ री ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होता है एंड मॉर्गेजी इज ओनर एट द टाइम ऑफ लैंडिंग। मॉर्गेजी ओनर बन जाता है एट द टाइम ऑफ लैंडिंग, मतलब बैंक ओनर बन जाता है एंड प्रैक्टिकली अवॉइडेड बाय द मॉर्गेजर, डुअल स्टैम्प ड्यूटी का बर्डन होता है इसलिए। नेक्स्ट बात करते हैं इक्विटल मॉर्गेज एंड मॉर्गेज बाय इक्विटल मॉर्गेज या मॉर्गेज बाय टाइटल डीड। जनरली रियल लाइफ एग्जांपल जो है, रियल लाइफ में जो फॉलो होता है यही वाला फॉलो होता है। ठीक है, बैंक्स जो फॉलो करती है वो यही फॉलो करती है, इक्विटल मॉर्गेज। ठीक है, तो हमने पढ़ा, रिवाइज करते थोड़ा सा। हाँ, हमने पढ़ा कि सिंपल मॉर्गेज, जनरली सिंपल मॉर्गेज में क्या होता है, सिंपल नाम से पता चला सिंपल मॉर्गेज है, 2 कॉपीज ऑफ मॉर्गेज बनाएगी, कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगा, कोई टाइटल ट्रांसफर नहीं होगा। अगर आपने डिफॉल्ट किया तो सबसे पहले कोर्ट के पास जाना है, कोर्ट से अप्रूवल लेना है और आपको प्रॉपर्टी को सोल्ड करना है। कोई भी क्लेम अगर सरप्लस या डेफिसिट है तो क्लेम कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मॉर्गेज बाय कंडीशन सील। मॉर्गेज बाय कंडीशन सेल में क्या होगा कि आप मॉर्गेज 2 कॉपीज ऑफ मॉर्गेज बनाओगे, कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगा, कोई भी टाइटल ट्रांसफर नहीं होगा। अगर कंडीशन सेल है, अगर आपने रीपेमेंट में डिफ़ॉल्ट किया तो जो मॉर्गेजी है विदाउट नॉकिंग द डोर ऑफ जुडिशरी प्रॉपर्टी को सोल्ड कर सकता है, ओनर बन जाएगा एंड कोई भी क्लेम डेफिसिट है ऑब्वियसली बात है क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे ओनर बन जाएगा, ऑटोमेटिकली क्लेम नहीं कर सकते। नेक्स्ट बात करते हैं इक्विटी मॉर्गेज, मतलब 2 कॉपीज ऑफ मॉर्गेज ट्रांसफर होती है, कोई भी प्रोपोजिशन। इसमें क्या होता है कि पहले ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होता है, फिर री ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होता है, डबल स्टैम्प ड्यूटी का बर्डन इन्वॉल्व होता है, इसलिए मॉर्गेजर इसको अवॉइड करता है, इंडिया में फॉलो नहीं होता है।
नेक्स्ट बात करते हैं इक्विटल मॉर्गेज, मॉर्गेज बाय द टाइटल डीड, मॉर्गेज बाय द टाइटल डीड। आपको मॉर्गेज किसके थ्रू मिल रही है? टाइटल, नाम से समझ आ रहा है, मॉर्गेज बाय द टाइटल डीड। ठीक है, रियल लाइफ में यही यूज़ होता है, बैंकर्स भी इसी को यूज़ करते हैं, इसलिए उसको बैंकर्स का मॉर्गेज भी बोलते हैं, बैंकर्स मॉर्गेज भी बोलते हैं। ठीक है, इक्विटल मॉर्गेज सबसे पहले इसमें कोई भी पोजीशन ट्रांसफर नहीं होता, पोजीशन ट्रांसफर नहीं होता। जो भी मेरी प्रॉपर्टी के टाइटल होंगे, टाइटल डॉक्यूमेंट होंगे, कागजात होंगे जो भी प्रॉपर्टी के, वो मैं बैंक के पास दूंगा, बैंक उसको अपने लॉकर में रख लेगा। ठीक है, मतलब आपका जो टाइटल डीड था, मॉर्गेज बाय टाइटल डीड, टाइटल डीड के थ्रू आपको लोन मिलने वाला है। ठीक है, इक्विटल मॉर्गेज इसको बोलते हैं। ठीक है, मॉर्गेज बाय टाइटल डीड, यहाँ पे टाइटल डीड इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं टाइटल डीड पर फोकस कर रहा हूँ। मॉर्गेज बाय टाइटल डीड, नो पोजीशन ट्रांसफर नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, डिलीवरी भी नहीं होती, प्रॉपर्टी मेरे पास ही रहती है, मैं ही रहता हूँ उस घर में। ठीक है, बस मेरे जो टाइटल डीड थे, घर के जो कागजात थे जो मेरे नाम पे थे, अब वो बैंक के पास चले गए, बैंक के नाम पे नहीं गए, बैंक के पास चले गए, बैंक अपने लॉकर में रख लेते हैं। अगर कल को आपने डिफॉल्ट किया तो बैंक उस टाइटल डीड को अपने नाम पे करवा लेगा। ठीक है, कोई भी पोजीशन ट्रांसफर नहीं होता, डिलीवरी ऑफ टाइटल डीड, टाइटल डीड डिलीवर होता है बाय डी मॉर्गेजर टू द मॉर्गेज। अगर डिफॉल्ट आपने किया तो उसको सोल्ड कर सकता है प्रॉपर्टी, कौन सोल्ड कर सकता है? बैंक सोल्ड कर सकता है। और कोर्ट का अप्रूवल यहाँ पे नहीं चाहिए, नो नीड, कोर्ट का अप्रूवल नहीं चाहिए। कोई सरप्लस हुआ या फिर डेफिसिट हुआ तो क्लेम कर सकता है मॉर्गेजी, बैंक को अगर अमाउंट कम मिला तो मेरे से क्लेम कर सकता है, बैंक को सोल्ड करने के बाद अमाउंट ज़्यादा मिल गया रीपेमेंट करने के बाद, तो वो मेरे को अमाउंट रिफंड करेगा। इसको बैंकर्स का मॉर्गेज भी बोलते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल ये यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यूसुफ्रैक्चरी मॉर्गेज। यूसुफ्रैक्चरी मॉर्गेज मतलब एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट है, यूसुफ्रैक्चरी मॉर्गेज बहुत बार पूछा गया है कि बताओ यूसुफ्रैक्चरी मॉर्गेज क्या होता है। यूसुफ्रैक्चरी मॉर्गेज का जो फीचर है वो है मॉर्गेज विद द राइट टू यूज़ द प्रॉपर्टी, मॉर्गेज विद द राइट टू यूज़ प्रॉपर्टी। हमने अभी टोटल 4 टाइप्स ऑफ मॉर्गेज देखा, सिंपल मॉर्गेज, मॉर्गेज बाय कंडीशन सेल, इंग्लिश मॉर्गेज, इक्विटल मॉर्गेज। तो इसमें ना पोजीशन ट्रांसफर का जिक्र कहीं नहीं हो रहा था। सपोज इंग्लिश मॉर्गेज में एक जगह पे हो रहा था कि आप पोजीशन ट्रांसफर करते हो फिर ये पोजीशन ट्रांसफर करते हो। ठीक है, वो कि इंडिया में फॉलो नहीं होता, बट यूसुफ्रैक्चरी मॉर्गेज में पोजीशन ट्रांसफर का जिक्र किया हुआ है कि यहाँ पे पोजीशन ट्रांसफर होता है, मैंने प्रॉपर्टी में बैंक को ट्रांसफ़र करूँगा और वहाँ से मेरे को लोन मिलेगा। बैंक के पास मेरी जो प्रॉपर्टी है यूसुफ्रैक्चरी मॉर्गेज में बैंक के पास जो मेरी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाएगी, और बैंक क्या करेगा, मेरे को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाएगी एंड बैंक क्या करेगा, उस प्रॉपर्टी को फर्दर किसी को लीज़ पे दे सकता है एंड उसका यूज़ कर सकता है प्रॉपर्टी का। एंड लीज़ करेगा तो लीज़ से जो भी उसका रेंट आएगा तो बैंक ही अपने पास रखेगा, और जब तक रखेगा जब तक वो जो लोन जो उसने मेरे को दिया था, जो लोन उसका रीपे नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक वो अपने पास रखेगा उस प्रॉपर्टी को। जैसे उसका लोन रीपे हो जाता है, ठीक है, और लीज से या किसी भी तरीके से उस प्रॉपर्टी से इनकम जनरेट करता है बैंक, और जैसे ही जो उसका लोन रीपे हो जाता है वो प्रॉपर्टी को मेरे को फिर से रीट्रांसफर कर देगा। ठीक है, तो यूसुफ्रैक्चरी मॉर्गेज मतलब राइट टू यूज़, मैंने प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया, बैंक उस प्रॉपर्टी को यूज़ करेगा, मैं राइट टू यूज़ दे रहा हूँ उसको बैंक को। ठीक है, राइट टू यूज़ द प्रॉपर्टी एंड पोजीशन टू मॉर्गेजी को ट्रांसफर हो जाता है, एंड मॉर्गेजी रिटेन द प्रॉपर्टी अपने पास रखता है जब तक उसका जो डेट है वो सेटिस्फाई नहीं हो जाता। एंड मॉर्गेजर नॉट लाइबल टू पे डेट, मॉर्गेजर मेरे को लोन पे करने की जरूरत ही नहीं है। सपोज मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, मैंने प्रॉपर्टी बैंक को दे दिया, बैंक ने उस प्रॉपर्टी को फर्दर किसी को लीज पे दे दिया या फिर किराए पे दे दिया, या फिर किसी को कहा कि आप इसमें स्टोर ओपन कर सकते हो, और मैंने जो लोन लिया मैंने उस लोन का अपना यूटिलाइज़ कर लिया, मेरे को लोन पे करने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे ही वो बैंक उस प्रॉपर्टी को लीज पे देगा या फर्दर किसी को देगा यूज़ करने के लिए, वहाँ से जो भी रेंट आएगा या फिर जो भी इनकम प्रॉफिट रिसीव होगा वो अपने पास रखेगा जब तक रिसीव करता रहेगा। जैसे उसका लोन रीपे हो जाएगा वो मेरी प्रॉपर्टी को वापस रीपे कर देगा। एंड मॉर्गेज इज नॉट एंटाइटल्ड टू डिमांड द मॉर्गेज मनी, वो मॉर्गेज मनी में से नहीं मांग सकता, लोन का अमाउंट में से नहीं मांग सकता ड्यूरिंग द टर्म। ये था यूसुफ्रैक्चरी मॉर्गेज जो कि इंडिया में यूज़ होता है बिल्कुल। नेक्स्ट बात करते हैं अनामलेस मॉर्गेज। अनामलेस मॉर्गेज मतलब ऐसा मॉर्गेज जहाँ पे हमने यहाँ पे अभी 5 टाइप्स ऑफ मॉर्गेज पढ़े, ठीक है, 5 टाइप्स ऑफ मॉर्गेज पढ़े। तो इसमें अनामलेस मॉर्गेज मतलब ऐसा मॉर्गेज जहाँ पे पाँचों में से कोई भी 2 या 3 मॉर्गेज के फीचर आपस में इन्वॉल्व हो रहे हैं। जैसे लग रहा है यार ये तो यूसुफ्रैक्चर भी है, ये तो कंडीशनल सेल भी है, ठीक है, ये तो इंग्लिश मॉर्गेज भी लग रहा है, ठीक है, तो ऐसे मॉर्गेज को बोलते हैं अनामलेस मॉर्गेज। इट इज़ अ काइंड ऑफ मॉर्गेज विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 2 और मोर मॉर्गेज एंड मॉर्गेज हैविंग अ डुअल मॉर्गेज स्टेट या फिर कंडीशंस, ठीक है, 2 मॉर्गेज कंडीशन या फिर 2 मॉर्गेज स्टेट आपस में दिखाई पड़ रहे हैं। देखने से लग रहा है या तो ये तो यूसुफ्रैक्चरी मॉर्गेज भी है, इक्विटल मॉर्गेज भी लग रहा है देखने से, ठीक है, इसको हाइब्रिड मॉर्गेज भी कहते हैं। हाँ, जस्ट अ सेकेंड। मॉर्गेजर कौन हो सकता है? एनी पर्सन, कोई भी पर्सन हो सकता है, कंपनी, बॉडी, कॉर्पोरेट, एसोसिएशन जो कि हैज़ इंटरेस्ट इन, जिसका मॉल प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है वो प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर सकता है। एंड मॉर्गेज इन केस ऑफ कंपनी ड्यूली असाइन बाय द ऑब्जेक्ट क्लॉज, ठीक है, अगर मॉर्गेजर, कंपनी किसी पर्सन बैंक को अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर रहा है और बदले में लोन ले रहा है कंपनी, तो कंपनी के पास पावर होनी चाहिए इन दी एमओई, ऑब्जेक्ट क्लॉज में उसकी पावर होनी चाहिए, ठीक है, एमओई में।
नेक्स्ट बात करते हैं मॉर्गेजी एनी पर्सन। मॉर्गेजी कौन सा हो सकता है? कोई भी पर्सन हो सकता है, बैंक भी हो सकता है, कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई पर्सन जो कि कैपेबल है ऑफ होल्डिंग प्रॉपर्टी, कैपेबल ऑफ होल्डिंग प्रॉपर्टी एंड मेक द मॉर्गेज अनलेस ही इज डिस्क्वालिफाइड बाय एनी अदर स्पेशल लॉ। नेक्स्ट बात करते हैं इफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपये से ज़्यादा है मस्ट बी रजिस्टर्ड एंड अटेस्टेशन होना चाहिए एंड रिसीवर अंडर द मॉर्गेज। अगर आपको रिसीवर अपॉइंट करना है एट द टाइम ऑफ प्रॉपर्टी को सोल्ड करने के टाइम में हम रिसीवर अपॉइंट करते हैं, उस केस में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 8082 के अकॉर्डिंग आप रिसीवर को अपॉइंट करोगे। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन नंबर 62A ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बात करता है मॉर्गेजी हैविंग अ राइट टू सेल द प्रॉपर्टी एंटाइटल्ड बाय द रिसीविंग ऑफिसर। रिसीवर को अपॉइंट करके वो प्रॉपर्टी को सोल्ड कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं एनी पर्सन हुज नेम इज मेंशन इन द मॉर्गेज डीड इज विलिंग टू एक्ट एज अ रिसीवर। ठीक है, आपने मॉर्गेज डीड बनाया और उसमें पहले से मेंशन कर दिया यार मॉर्गेज एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट अगर आपने नहीं किया तो हम प्रॉपर्टी को सोल्ड करेंगे, तो उस प्रॉपर्टी को सोल्ड करते टाइम जो भी हम मैनेजर या फिर रिसीवर अपॉइंट करेंगे वो ये पर्सन होगा। उस पर्सन को आपने पहले से डीट में मेंशन कर रखा है तो उसी पर्सन को आपको अपॉइंट करना होगा। अगर वो पर्सन नहीं है, ठीक है, या फिर वो पर्सन अनविलिंग टू एक्ट है, वो पर्सन इज नॉट इन कैपेबल नहीं है, ठीक है, अनविलिंग टू एक्ट है या फिर डेड डाई हो गया, ठीक है, देन मॉर्गेजी में अपॉइंट द अदर पर्सन टू होम द मॉर्गेजर एग्रीज। ठीक है, मॉर्गेजी किसी और पर्सन को अपॉइंट कर सकता है, बैंक किसी और पर्सन को अपॉइंट कर सकता है, उसमें मॉर्गेजर एग्री करेगा। एंड इन केस नो एग्रीमेंट, कोई भी एग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं करता मॉर्गेजी में, ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करता, देन मॉर्गेजी अप्लाई टू द कोर्ट। मॉर्गेजी क्या करेगा? कोर्ट को अप्लाई करेगा, कोर्ट उस केस में रिसीवर अपॉइंट करके देगा उनको। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रिसीवर इज नॉट रिक्वायर्ड टू अप्लाई द मनी एज फॉलोज। रिसीवर इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई द मनी एज फॉलो। जैसे रिसीवर अपॉइंट होगा वो प्रॉपर्टी को सोल्ड करेगा, प्रॉपर्टी को सोल्ड करने के बाद जो भी प्रोसीड्स रिसीव होगा, जो भी पैसा रिसीव होगा, उस पैसे को कैसे यूज़ करना है, कैसे यूटिलाइज करना है उसके बारे में सबसे पहले तो आपको जो भी रेंट टैक्सेस, लैंड रेवेन्यू टैक्स रेट्स जो भी हो था गवर्नमेंट को वो पे करना है। ठीक है, जो भी एनुअल सम आने वाला या फिर उस पर इंटरेस्ट या प्रिंसिपल अमाउंट आने वाला वो भी अपने पास रखेगा। अपना कमीशन और इंश्योरेंस अमाउंट पे करेगा, कॉस्ट ऑफ रिपेयर जो भी होगा उसको पे करेगा, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट अगर कोई है वो भी पे करेगा, डिस्चार्ज द प्रिंसिपल मनी, जो भी प्रिंसिपल मनी होगा बैंक का वो डिस्चार्ज करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोबेट सर्टिफिकेट। प्रोबेट सर्टिफिकेट मतलब क्या होता है? प्रोबेट सर्टिफिकेट मतलब कोर्ट ग्रांट करता है। सबसे पहले बात समझते हैं, प्रोबेट सर्टिफिकेट कौन ग्रांट करता है? कोर्ट ग्रांट करता है अंडर द सील ऑफ द कोर्ट, कंपेटेंट कोर्ट के सील, मतलब कोर्ट उसको स्टैंप लगा के आपको सर्टिफाई करेगा। जो भी आपका सर्टिफाई करता है किस चीज़ को? विल को सर्टिफाई करता है, ग्रांटिंग द एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट ऑफ डिसीज पर्सन। ठीक है, जो पर्सन मर गया है, ठीक है, उसने डीड जो पर्सन मर गया है उसने विल बनाई होगी, उस विल को एडमिनिस्टर करने के लिए या फिर सर्टिफाई करने के लिए कोर्ट क्या करता है? विल एक प्रोबेट सर्टिफिकेट बनाता है, उसमें बताता है कि जो ये विल है इस विल के ही अकॉर्डिंग जो पर्सन की डिसीज पर्सन की जो स्टेट है इस विल के ही अकॉर्डिंग क्या होगी? एडमिनिस्ट्रेटर होगी या फिर एग्जीक्यूट की जाएगी। इस विल को एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोबेट सर्टिफिकेट कोर्ट ग्रांट करता है। नेक्स्ट बात करते हैं लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी कौन ग्रांट करता है? कोर्ट ही ग्रांट करता है। टेस्टेटर कोर्ट ही ग्रांट करता है लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन obtained फ्रॉम द कॉम्पिटेंट कोर्ट वेयर द टेस्टेटर फेल टू अपॉइंट द एग्जीक्यूटर। अगर टेस्टेटर एग्जीक्यूटर को अपॉइंट करना फेल हो गया या फिर नहीं कर पाया, एग्जीक्यूटर रिफ्यूज़ कर रहा है कि मेरे को एग्जीक्यूटर नहीं बनना है, या फिर एग्जीक्यूटर डाइज बिफोर द टेस्टेटर। मतलब जब भी पर्सन जो पावर ऑफ अटर्नी बताता है उसमें ये भी लिख सकता है कि इस पावर ऑफ अटर्नी को एग्जीक्यूट कौन करेगा मेरे बिहाफ पे। ठीक है, तो एक पर्सन को अपॉइंट करता है। ठीक है, किसको अपॉइंट करता है? एग्जीक्यूटर को अपॉइंट करता है। ठीक है, एग्जीक्यूटर को अपॉइंट करता है। और टेस्टेटर किसको बोलता है? टेस्टेटर मतलब जो पर्सन जो विल बनाता है उसको बोलता है टेस्टेटर। एक पर्सन को अपॉइंट करता है, वो बोलता है कि मेरे मरने के बाद जितनी प्रॉपर्टी है इस तुम्हें इस तरीके से उसको डिस्पोज ऑफ करना है। ठीक है, तो या तो उस पर्सन को पहले से अपॉइंट किया होगा विल में, नहीं तो कोर्ट उसको अपॉइंट करता है। ठीक है, और कोर्ट अपॉइंट करता है किस किस सिचुएशन में? या तो टेस्टेटर फेल हो गया, अपॉइंट नहीं कर पाया। ठीक है, कोर्ट कब अपॉइंट करेगा? टेस्टेटर कब अपॉइंट नहीं कर पाया, या फिर एग्जीक्यूटर कह रहा है कि मैं एज एग्जीक्यूटर काम नहीं करूंगा, या फिर एग्जीक्यूटर पहले ही मर गया। ठीक है, विल में जिसका नाम लिखा था वो बंदा पहले ही मर गया जिसने विल बनाया था उससे पहले। नेक्स्ट बात करते हैं लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नॉट ऑलवेज नेसेसरी नहीं होता। किस किस केस में नेसेसरी नहीं होता? इन केस ऑफ हिंदूज, मुस्लिम्स, बुद्धिस्ट, सिख्स, जैन, इंडियन क्रिश्चियंस एंड पारिस के केस में नेसेसरी नहीं होता। बट ऐसे इस केस में अगर कोई पर्सन है विच इज गवर्न बाय द इंडियन सक्सेशन एक्ट एंड डाइज इंटरस्टेट, उस केस में जो आपका लेटर ऑफ एडमिशन कोर्ट के थ्रू नेसेसरी। नेक्स्ट बात करते हैं लीज एंड लाइसेंस में। लीज लाइसेंस एंड रेंटल एग्रीमेंट, यहाँ पर 3 डिफरेंट टॉपिक है, लीज लाइसेंस एंड रेंटल एग्रीमेंट। तीनों में डिफरेंस पढ़ने वाले हैं। एग्जाम में बहुत ही रिपीटेटिवली बार ये क्वेश्चन पूछा गया, लीज एंड लाइसेंस में डिफरेंस बताओ या फिर रेंटल एग्रीमेंट में डिफरेंस बताओ। सबसे पहले बात करते हैं लाइसेंस क्या है? राइट टू डू और कंटिन्यू टू डू इन और अपॉन द इमेल प्रॉपर्टी। ठीक है, मैं राइट दे रहा हूँ सामने पर्सन को कि आप क्या कर सकते हो, मेरी प्रॉपर्टी में रह सकते हो, यहाँ पे ये काम कर सकते हो, आपको हम इस टाइम पीरियड के लिए दे सकते हो।
इसे कहते हैं लाइसेंस। ठीक है, ग्रांटर ऑफ सच राइट हैज डज नॉट अमाउंट टू द ईजमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, मैंने प्रॉपर्टी आपको प्रॉपर्टी का लाइसेंस ट्रांसफर किया, इसका ये मतलब नहीं कि मैंने आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया। ठीक है ना। हाँ, सपोज मेरा होटल है यार, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज मेरा होटल है, मैंने एक पर्सन को बोला कि आप यहाँ पे स्टे कर सकते हो 2 नाइट 3 डेज़ के लिए। ठीक है, आप स्टे कर सकते हो, आप बदले में आपको मेरे को कंसिडरेशन देना पड़ेगा। उस कंसिडरेशन को हम टैरिफ बोलते हैं जनरली, टैरिफ देना पड़ेगा आपको। ठीक है, उसमें इसका मतलब ये मतलब नहीं ना कि वो उस मैंने उसकी प्रॉपर्टी मैंने उसके नाम पे प्रॉपर्टी लिख दिया है, फिर मैंने वो जो रूम जिस रूम में होटल में वो रहने वाला वो होटल उसका हो गया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो लाइसेंस का मतलब होता है कि राइट टू डू कंटिन्यू टू डू इन अपॉन अ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड ग्रांटर ऑफ सच राइट डज नॉट अमाउंट ईजमेंट। उसका ईजमेंट का मतलब नहीं होता, इंटरेस्ट ऑन द प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लीज एंड लाइसेंस में डिफरेंस ये मैंने एग्जीक्यूटिव से कवर किया है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव में हमने पढ़ा था इसको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ईवीसीएल में शायद, आई थिंक। हाँ हाँ, बेसिक क्या है लीज एंड लाइसेंस को हम डिफरेंस करने वाले गवर्निंग लॉ के सेक्शन नंबर 105 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 बात करता है लीज के बारे में। सेक्शन नंबर 52 ऑफ इंडियन ईजमेंट एक्ट 1882 बात करता है। यहाँ पे 1881 आएगा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। हाँ, इंडियन ईजमेंट एक्ट बात करता है लाइसेंस के बारे में। ठीक है, लीज में भी 2 पार्टी इन्वॉल्व होती है, लेसन एंड लेसी। लाइसेंस में 2 पार्टी इन्वॉल्व होती है, असाइन एंड लेसी। लीज मतलब मैंने प्रॉपर्टी आपको लीज पे दिया। ठीक है, सपोज मैंने मेरी प्रॉपर्टी मैंने आपको 99 ईयर्स के लीज पे 20 ईयर्स के लीज पे कि आप उसको यूज़ करते रहो, आपका जो भी रेंट आएगा मंथली, आपको जो भी कंसिडरेशन बनेगा आप मेरे को मंथली देते रहना। ठीक है, ये लॉन्गर पीरियड के लिए होता है। ठीक है, लाइसेंस मतलब होता है शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए, जैसे आप होटल में रुकने गए। ठीक है, तो आप उन्होंने आपको लाइसेंस दिया कि आप यहाँ पे रह सकते हो, या फिर आपने कोई सपोज बार ओपन किया है, सपोज आपने कोई भी रेस्टोरेंट ओपन किया है, तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट लाइसेंस देती है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आपने ओपन किया, उसके लिए आपको गवर्नमेंट लाइसेंस देती है। ठीक है, उसे लाइसेंस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 पार्टी इन्वॉल्व होती है, असाइन एंड असाइनी। यहाँ पे जो ट्रांसफर लीज को आप ट्रांसफर कर सकते हो बिल्कुल, लाइसेंस को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। ऑब्वियसली बात है ना यार, मैंने एक होटल बुक किया 2 नाइट 3 डेज़ के लिए, और कल को मैं बोलूँ कि चलो ठीक है, अब मैंने रह लिया, अब कल को मेरा बेटा भी यहाँ पे आके रहेगा, तो ऐसा नहीं होता। आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। लाइसेंस जनरली ट्रांसफर नहीं होता, जिसके नाम पे इशू हुआ वही उसको यूज़ कर सकता है। ठीक है, ड्यूरेशन लॉन्गर होता है, यहाँ पे ड्यूरेशन शॉर्टर होता है। रजिस्ट्रेशन यहाँ पे अगर लेस देन 1 ईयर का अगर है लाइसेंस सॉरी लीज, तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है। अगर आपका लीज 1 ईयर से ज़्यादा है तो आप उसको मस्ट भी रजिस्टर्ड होना चाहिए। लाइसेंस रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं, नॉट टू बी रजिस्टर्ड नहीं होना। कंसिडरेशन यहाँ पे जो रिसीव उसका रेंट बोलते हैं, यहाँ पे जो कंसिडरेशन रिसीव उसको टैरिफ बोलते हैं। इन हेरिटेंस के बारे में बात करते हैं, इसको हेरिटेंस का हो सकता है ना यार, आज भी दिल्ली में चांदनी चौक में ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टी है जो 99 ईयर्स 120 ईयर्स तक की लीज पे। ठीक है, तो हो सकता है ना कि ये मेरी एक प्रॉपर्टी है जो मेरे दादा के दादा ने लीज पे ली होगी। ठीक है, उसको मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, मैं दादा के दादा ने लीज, मतलब सोचो कितना जनरेशन गैप आ गया, अभी वो प्रॉपर्टी वो लीज पे ही चल रही है। ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी को लीज को इनहेरिटेंस किया जा सकता है, बट इन लाइसेंस को कान बी इनहेरिटेड, उसको इनहेरिटेड नहीं किया जा सकता। ठीक है, मेन फैक्टर क्या है एग्रीमेंट वेदर लीज है या लाइसेंस है डिसाइड करने के लिए। मेन फैक्टर ये है कि इंटेंशन ऑफ द पार्टीज होना चाहिए कि आपको लीज करना है या लाइसेंस में करना है, एंड वेदर एग्रीमेंट क्रिएटेड इंटरेस्ट ऑन द प्रॉपर्टी और नॉट। ठीक है, ये मेन फैक्टर है। नेक्स्ट बात करते हैं रेंटल एग्रीमेंट के बारे में। हाँ, नेक्स्ट है रेंटल एग्रीमेंट। हमें जनरली लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट के बीच में देखने को मिलता है। क्या होता है रेंटल एग्रीमेंट, मतलब होता है कि हम एक रेंटल एग्रीमेंट करते हैं लैंडलॉर्ड से कि हम आपका घर में रहना चाहते हैं, आपके रूम जो भी आपने घर बना रखा है उसमें रूम होते हैं बहुत सारे, उसमें रहना चाहते हैं, हम आपको मंथली रेंट देते रहेंगे और आप हमें पोजीशन दे देना रहने के लिए। ठीक है, इसमें कोई जनरली एग्रीमेंट नहीं बनता है। ठीक है, इसको मंथ टू मंथ एग्रीमेंट भी बोलते हैं। जनरली लोग 11 मंथ का करवाते हैं। ठीक है, 12 मंथ का क्यों नहीं करवाते हैं, 12 मंथ का नहीं करवाते हैं क्योंकि हम अगर हम 12 मंथ का करवाएंगे तो ये 1 ईयर का हो जाएगा, तो उस केस में हमें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए हमें रजिस्ट्रेशन चार्ज देना पड़ेगा। तो उसमें क्वेश्चन आता है कि रजिस्ट्रेशन चार्ज कौन देगा। ऑब्वियस सी बात है टेनर नहीं देगा। क्यों भाई साहब, वो आपसे रूम रेंट पे लेने आया है 4,000 5,000 रुपये किराए के लिए, अब उसको बोलोगे 10,000 15,000 25,000 रुपये आप उसको रजिस्ट्रेशन फ़ीस दो। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस दो, तो नहीं देगा वो। क्यों देगा यार, उसके पास इतना पैसा नहीं है। और लैंडलॉर्ड क्यों देगा रजिस्ट्रेशन फ़ीस, उसको ज़रूरी नहीं है। तो लोग जनरली 11 मंथ का ही करवाते हैं, तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना भी जरूरी नहीं होता है। ठीक है, बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट होता है विच फॉलोड वाइल द टेनेंट लिव्स। टेनेंट का रेंटल यूनिट में रहता है। एंड मंथ टू मंथ एग्रीमेंट बोलते हैं इसको, इंडेफिनेट पीरियड के लिए टाइम के लिए होता है। एंड विद द रेंट यूजली पेबल ऑन द मंथली बेसिस के लिए होता है। एंड कैन बी ओरल एंड रिटर्न भी हो सकता है, बट जनरली नॉर्थ ईस्ट इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पास में ज़्यादा देखने को मिलता है रेंटल एग्रीमेंट। कैन बी ओरल रिटर्न फॉर्म में हो सकता है, मोस्टली ओरल ही होता है, रिटर्न बहुत कम सुना है मैंने। बट इफ़ एनी टाइप ऑफ फीस एंड रिफंडेबल डिपॉजिट देन मस्ट बी इन द राइटिंग। अगर ऐसा कुछ है फीस है रिफंडेबल डिपॉजिट का कुछ है तो रिटर्न में ही होता है। 11 मंथ का वो भी होता है स्पेसिफिकली। नेक्स्ट बात करते हैं ऑल द लाइसेंस आर रिवोकेबल। ऑल लाइसेंस आर रिवोकेबल, एक टाइम के बाद लाइसेंस रिवोक हो जाएगा एक्सेप्ट लाइसेंस विच कपल विद द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, या फिर लाइसेंस हैज़ एक्सटेंडेड
ऑफ द परमानेंट कैरेक्टर एंड इनकर्ड एक्सपेंसिव इन एग्जीक्यूशन दैट कैन बी रिवोक, ठीक है। और लाइसेंस क्या है, रिवोकेबल है, बट ऐसे सारे लाइसेंस जनरली रिवोकेबल होते हैं, एक्सेप्ट ऐसा कोई लाइसेंस जो कि ट्रांसफर प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, ठीक है, जो कि प्रॉपर्टी आपके पास है पोजीशन में, तो वो रिवोक नहीं हो सकता जब तक प्रॉपर्टी लाइसेंस रहेगा, ठीक है। लाइसेंस हैज़ एग्जीक्यूटेड द एक्सटेंडेड द वर्क ऑफ द परमानेंट कैरेक्टर्स के थ्रू, ऐसा कोई काम मिलेगा आपको लाइसेंस के थ्रू जो कि परमानेंट कैरेक्टर का हो चुका है, फिर पब्लिक इंटरेस्ट जिसमें इन्वॉल्व है, उस केस में भी आपका लाइसेंस रिवोक नहीं होगा। नेक्स्ट आता है फोर्स मेजोर क्लॉज। फोर्स मेजोर क्लॉज क्या होता है, एक्सक्यूज फॉर द नॉन परफॉर्मेंस, मतलब आपके एग्रीमेंट में पहले से एक क्लॉज मेंशन होता है कि कौन कौन सी सिचुएशन ऐसी है, ठीक है, जहाँ पे हम परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सपोज एक सेलर ने एग्रीमेंट किया है बायर के साथ कि हम आपको इतनी सर्विसेज देंगे मंथली बेसिस पे एंड इतने प्रोडक्ट सोल्ड करेंगे मंथली बेसिस पे, बट कुछ क्लॉज हमने लिख दिए कि इन सिचुएशन में हम आपको प्रोडक्ट सोल्ड नहीं कर पाएंगे या फिर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसी क्लॉज को बोलते हैं फोर्स मेजर क्लॉज। सपोज स्ट्राइक हो गया, लॉकआउट हो गया, सिविल कमीशंस, गवर्नमेंट प्रोहिबिशन, गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर आ गया, इन सिचुएशन में हम आपको या फिर कोई ऐसा नेचुरल फिनोमिना हो गया जिसकी वजह से हम आपको नहीं कर पाए सप्लाई, तो हम उस सिचुएशन में आपको सप्लाई नहीं कर पाएंगे, उस केस में आप हमसे डैमेजेस नहीं मांग सकते, इसे कहते हैं फोर्स मेजर क्लॉज, एक्सक्यूज फॉर नॉन परफॉर्मेंस, ठीक है। डिफाइन द पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस और सर्कमस्टांसेस एंड इवेंट्स बियॉन्ड द कंट्रोल, ऐसे सर्कमस्टांसेस या इवेंट जो कि बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ सेलर वुड बी एंटाइटल्ड हिम टू डिले और रिफ्यूज द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विदाउट इनकरिंग द लाइबिलिटी फॉर द डैमेजेस लाइक स्ट्राइक्स, लॉकआउट, राइट्स, सिविल कमीशंस, गवर्नमेंट प्रोहिबिशंस या फिर कोई भी इन्वायरमेंटल फिनोमिना ऐसा कुछ हो गया। इंक्लूड्स द सिमिलर नेचर विच बियॉन्ड द कंट्रोल, ऐसा कोई भी नेचर जो कि बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ सेलर के कंट्रोल से बाहर है एंड कुड नॉट बी अवॉइडेड बाय द ड्यू डिलिजेंस के थ्रू उसको अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है, उसे कहते हैं फोर्स मेजर क्लोज। नेक्स्ट बात करते हैं लेटर ऑफ अथॉरिटी, सेम लाइक अ पावर ऑफ अटॉर्नी की तरह होता है, ठीक है। लेटर ऑफ अथॉरिटी, इसमें हम अगेन इस सामने वाले पर्सन के फेवर में लिखते हैं और सामने वाले पर्सन को ऑथराइज करते हैं, अपॉइंट करते हैं किसी लॉफुल एक्ट के लिए, ठीक है। यूजुअली किस लिए, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के लिए, पेपर्स कलेक्ट करने के लिए, डिविडेंड इंटरेस्ट रिसीव करने के लिए ऑन द बिहाफ ऑफ अनदर, ठीक है। इट इज़ नथिंग बट अ पावर ऑफ अटर्नी एग्जीक्यूटेड ऑन द प्लेन पेपर एंड नॉट अ स्टैम्प पेपर, यहाँ पे स्टैम्प पेपर पर एग्जीक्यूट नहीं किया जाता, बस पावर ऑफ अटर्नी को स्टैम्प पेपर पर एग्जीक्यूट किया जाता है, ये डिफरेंस है। यूजुअली इशूड फॉर द कलेक्टिंग द सम डॉक्यूमेंट्स, पेपर्स एंड डिविडेंड इंटरेस्ट ऑन द बिहाफ ऑफ अनदर, लॉ रिलेटिंग टू द पावर ऑफ अटर्नी विल अप्लाई टू द लेटर ऑफ अथॉरिटी। नेक्स्ट बात करते हैं सर्विस एग्रीमेंट। सर्विस एग्रीमेंट एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच में। जनरली हम जब जॉब के लिए जाते हैं तो वहाँ पे हमसे एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है, उसी को बोलते हैं एग्रीमेंट, सर्विस एग्रीमेंट। उसमें बताया जाता है टर्म्स एंड कंडीशन, एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन, कि हमारे एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के बीच में क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेगी, उसके कंटेंट के बारे में क्या, सब आपकी सैलरी क्या होगा, ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉय क्या होगा, डेजिग्नेशन ऑफ एम्प्लॉय क्या होगा, प्रोफाइल ऑफ एम्प्लॉय, लीव, सिक लीव्स, ठीक है, रिस्ट्रिक्टिव कॉवेनेंट, नोटिस ऑफ टर्मिनेशन, टाइमिंग, ठीक है। डज नॉट इंक्लूड एनी क्लॉज विच कॉन्ट्रवीन द लेबर लॉ, ठीक है, ऐसा कोई भी क्लॉज आप इंक्लूड नहीं करोगे विच कॉन्ट्रवीन द लेबर लॉ। एग्जाम में क्वेश्चन आता है सर्विस एग्रीमेंट बताना, सर्विस एग्रीमेंट क्या है, कंटेंट के बारे में बताना, उसको एक्सप्लेन भी करना है कंटेंट के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अटेस्टेशन रजिस्ट्रेशन के बारे में। अटेस्टेशन मतलब होता है अटेस्टेशन एंड रजिस्ट्रेशन के बारे में। अटेस्टेशन नॉट नेसेसरी फॉर द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के लिए अटेस्टेशन जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी फॉर द एग्रीमेंट टू बी अटेस्टेड बाय एनी विटनेस, ठीक है, बट यूजली अटेस्टेड बाय वन विटनेस, ठीक है। जरूरी नहीं कि अटेस्टेशन मतलब सिंपल मतलब होता है कि आपने डॉक्यूमेंट को साइन किया, पार्टीज ने साइन किया, ठीक है, पार्टी आपने डॉक्यूमेंट को ड्राफ्ट एग्रीमेंट को ड्राफ्ट किया, पार्टीज ने साइन किया एंड पार्टीज के साथ ही कुछ विटनेस ने साइन किया, उसे कहते हैं अटेस्टेशन। अटेस्टेशन मतलब होता है साइन बाय द विटनेस, ठीक है। अटेस्टेशन करवाना जरूरी नहीं है, बट यूजली हम एक या दो विटनेस से अटेस्टेशन करवा लेते हैं, बट यूजली अटेस्टेड बाय वन विटनेस व्हेन वेयर द रजिस्ट्रेशन इज डिजायर्ड एंड एग्रीमेंट शुड बी अटेस्टेड बाय द टू विटनेस। जहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, फिर रजिस्ट्रेशन जरूरी है, वहाँ पे आपको अटेस्टेशन करवाना पड़ जाता है दो विटनेस से। नेक्स्ट बात करते हैं एग्रीमेंट रिलेटेड टू, अगर कोई भी ऐसा एग्रीमेंट है जो रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी है या फिर इंटरेस्ट क्रिएटेड इन द इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, या फिर ऐसा कोई भी इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है इन फेवर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू 100 रुपीज़ से ज़्यादा, उसके इसमें आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना है। और पैसे बात है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना है तो आपको विटनेस से अटेस्ट भी करवाना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं स्टैम्प ड्यूटी के बारे में। एग्रीमेंट कवर आर्टिकल 5 ऑफ द शेड्यूल 1 ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट 1882 में जो भी एग्रीमेंट कवर है, अगर आप आर्टिकल 5 शेड्यूल 1 के आर्टिकल 5 में जाओगे तो बहुत सारे एग्रीमेंट वहाँ पे लिखे हुए हैं, उस एग्रीमेंट में आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करना कंपलसरी है। या फिर कोई भी डिफरेंट एग्रीमेंट अट्रैक्ट द डिफरेंट स्टैम्प ड्यूटी विच में वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, अलग अलग एग्रीमेंट पर अलग अलग स्टैम्प ड्यूटी लगती है और स्टेट टू स्टेट डिफरेंट करती है। जैसे नॉर्थ साइड में जो स्टैम्प ड्यूटी का रेट है वो 567 है, 567 मतलब अगर
सॉरी 6 7 8 हो गया अब शायद। ठीक है, 6 7 8 मतलब कि अगर फीमेल रजिस्ट्रेशन करवाती है अगर अपने नाम पे तो उसके इसमें 6 है, मेल करवाता है तो 8 है, और मेल फीमेल दोनों करवाते हैं साथ में तो 7% है स्टैम्प ड्यूटी का बर्डन। सॉरी, इमेल प्रॉपर्टी के केस में बता रहा हूँ मैं, सॉरी। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरलोकेटरी ऑर्डर। इंटरलोकेटरी ऑर्डर मतलब ऐसा ऑर्डर जो कि फाइनल नहीं है बट मेनली टेम्परेरी ऑर्डर, मतलब ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग जब कोई ऑर्डर देता है कोर्ट, ठीक है, उसे कहते हैं इंटरलोकेटरी ऑर्डर। ठीक है, एट द फाइनल अगर कोई ऑर्डर देता है उसे कहते हैं फाइनल ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एंडोर्समेंट एंड सप्लीमेंटल डीड के बारे में बात करते हैं क्या होता है। एंड सप्लीमेंटल डीड एंड एंडोर्समेंट के बारे में बात करते हैं क्या होता है। ठीक है, सप्लीमेंटल डीड समझने से पहले क्या होता है। सप्लीमेंटल डीड इज द डॉक्यूमेंट एंटर्ड बिटवीन द पार्टीज ऑन द सेम सब्जेक्ट ऑन विच द there is a prior existing and operative for the adding a new fact on a document which parties agree। ठीक है, सप्लीमेंट्री मतलब हमने पहले कोई एग्रीमेंट ऑलरेडी पहले एंटर्ड किया हुआ है, ठीक है, उससे रिलेटेड कोई टर्म्स एंड कंडीशन चेंज कर रही है, फिर कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन कोई और ऐड ऑन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए एक और हम डीड बनाएंगे, ठीक है, जो कि मेन एक्ट से मेन डेट से ही रिलेटेड होगा, उसे कहते हैं सप्लीमेंट्री डीड। ठीक है, सप्लीमेंट्री डीड एंड विच अदरवाइज कैन नॉट बी डन बाय द वे ऑफ एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट के तो उसको नहीं कर सकते हैं। एंड एंडोर्समेंट मतलब क्या होता है। एंडोर्समेंट मीन्स जनरली अगर आपने कभी चेक को एंडोर्स किया हो, सपोज मैंने किसी के नाम पे चेक लिखा, ठीक है, उसने उस चेक को किसी को एंडोर्स करना, एंडोर्स मतलब ट्रांसफर करना, फर्दर किसी और को एंडोर्स करना, तो वो क्या करेगा, बैक ऑफ द पेपर पे या फिर जनरल डॉक्यूमेंट को भी हम एंडोर्स करते हैं, तो बैक ऑफ द डॉक्यूमेंट पे या फिर बैक ऑफ द चेक पे हम उसका नाम लिखते हैं, फ़ोन नंबर लिखते हैं और अकाउंट नंबर लिख के एंडोर्स कर देते हैं, फिर सामने वो अपने बैंक में डिपॉजिट कर सकता है। ठीक है, उसे कहते हैं एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट मीन्स राइटिंग बैक ऑन द back or on the face of the document where it is necessary in relation to such document। and endorsement used in the reference of negotiable document के केस में यूज होता है, लाइक चेक एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज को भी हम एंडोर्स करते हैं। जनरली मेरे फेवर में बिल्स ऑफ एक्सचेंज अगर ड्रॉ हुआ तो मैं उसको सामने एंडोर्स कर सकता हूँ, वो पर्सन किसी और को एंडोर्स कर सकता है, वो पर्सन किसी और को एंडोर्स कर सकता है। ऐसे हम मल्टीपल टाइम उसको ट्रांसफर और एंडोर्स कर सकते हैं। ये हम 11th में भी पढ़ के आ चुके हैं। नेक्स्ट, it is used to give a legal significance to a particular document with a reference to new fact and to added। ठीक है, ये कब किस लिए यूज होता है, लीगल सिग्निफिकेंस को बताने के लिए या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट को ट्रांसफर करने के लिए विद रेफरेंस टू न्यू फैक्ट to added into in it। and it is an act or process of endorsing the something that is written in the process of document when the provision of added in the document altering it and scope of application। ठीक है, जनरली हम इसको किस लिए एंडोर्स कर सकते हैं, कोई भी समथिंग किस एंडोर्स कर सकते हैं, रिटर्न में एंडोर्स करते हैं, और हमें कोई इंटरेस्ट ट्रांसफर करना होता है इसलिए इंटरेस्ट एंडोर्स करते हैं। सपोज मेरे को कोई चेक रिसीव हुआ 5 लाख रुपीज़ का, एंड मेरे को किसी को 5 लाख रुपीज़ की मेरे को पेमेंट रिसीव हुई चेक में, और मेरे को किसी को और को 5 लाख रुपीज़ पे करना, तो मैं क्या करूँगा, उसको उस पर्सन का जिसको मेरे को पे करना है उस पर्सन का नाम बैक ऑफ द चेक पे लिखूँगा, उसको मैं एंडोर्स कर दूंगा। ठीक है, इसे कहते हैं एंडोर्समेंट, सिंपल। नेक्स्ट बात करते हैं एंग्रोसमेंट एंड स्टैंपिंग ऑफ डेट के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं एंग्रोसमेंट एंड स्टैंपिंग ऑफ डेट के बारे में। एंग्रोसमेंट मतलब होता है जब भी हम ड्राफ्ट करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को ड्राफ्ट करने के बाद या फिर एग्रीमेंट को ड्राफ्ट करते हैं तो उसको हम अप्रूव करवाते हैं पार्टी से। अगर इंडिविजुअल पार्टी से तो इंडिविजुअल से कंपनी है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बोर्ड मीटिंग में अप्रूव करते हैं। ठीक है, जैसे उसको अप्रूव करना, अप्रूव ड्राफ्ट या अप्रूव जो भी डॉक्यूमेंट को अप्रूव किया, एग्रीमेंट को अप्रूव किया, उसको फिर हम कॉपी करते हैं, नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर कॉपी कर देते हैं ऑफ द एप्रोप्रिएट वैल्यू, जो भी एप्रोप्रिएट वैल्यू का नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर होता है और एज पर द इंडियन स्टैम्प एक्ट, ठीक है, उस पर कॉपी करते हैं। उसी प्रोसेस को बोलते हैं एंग्रोसमेंट। एंग्रोसमेंट मतलब होता है अप्रूव डॉक्यूमेंट को जब हम नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे कॉपी करते हैं ऑफ द एप्रोप्रिएट वैल्यू एज पर द इंडियन स्टैम्प एक्ट, उसी को बोलते हैं एंग्रोसमेंट। एंग्रोसमेंट के बाद आता है स्टैम्पिंग ऑफ डेट। उसके बाद उसको स्टैम्प करवाना होता है। आप जो भी कलेक्टर स्टैम्प होता है, आपके जो सब कलेक्टर होता है स्टैम्प, सब कलेक्टर ऑफ स्टैम्प जो होता है आपके एरिया का, उसके पास आपको डॉक्यूमेंट को लॉन्च करना होता है और उसके ऊपर उस डॉक्यूमेंट को उसके ऊपर स्टैम्पिंग करने के बाद उसके ऊपर स्टैम्प लगाता है, आप स्टैम्प ड्यूटी आपको पे करना होता है, उसी को कहते हैं स्टैम्पिंग ऑफ डेट। ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी अप्रूव्ड बाय द पार्टीज और द कंपनी एंड ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट आफ्टर द अप्रूवल इज एंग्रोस्ड मीन्स copied fair on the non-judicial stamp paper of the appropriate value as specified in the Stamp Act। डॉक्यूमेंट अगर आपने प्रॉपर्ली स्टैम्प नहीं है तो वो इनएडमिसिबल हो जाएगा एज एविडेंस और नॉर रजिस्ट्रार विद रजिस्टर। ठीक है, उसको रजिस्टर भी नहीं होगा डॉक्यूमेंट को, रजिस्ट्रार भी उसको रजिस्टर नहीं करेगा अगर आपने उसको स्टैम्प ड्यूटी प्रॉपर पे नहीं किया। ठीक है, अगर कोई डॉक्यूमेंट है जिसको आपने प्लेन पेपर पे ड्राफ्ट किया और उसको अप्रूव ही हो गया विदाउट एनी चेंजेस, डॉक्यूमेंट आपने लॉन्च भी कर दिया कलेक्टर ऑफ स्टैम्प को और कलेक्टर ऑफ स्टैम्प ने उसको स्टैम्प ड्यूटी पे लगा दिया। ठीक है, एंड सर्टिफाई कर दिया डॉक्यूमेंट को ऑन द पेमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी। ठीक है, वो रेडी फॉर एग्जीक्यूशन हो जाएगा। ठीक है, इट विल बी रेडी फॉर एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट बात करते हैं स्लम सेल एग्रीमेंट को। अभी हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ प्रोसेस लिखा हुआ है।
हाँ, स्लम सेल एग्रीमेंट स्टार्ट करते हैं। स्लम सेल एग्रीमेंट के बारे में सेक्शन नंबर 242C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 बात करता है स्लम सेल एग्रीमेंट के बारे में। स्लम सेल एग्रीमेंट का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ वन और मोर अंडरटेकिंग ऑफ ट्रांसफर कर रहे हो एज अ रिजल्ट ऑफ द स्लम सेल, एज अ रिजल्ट ऑफ सेल फॉर अ लमसम कंसिडरेशन। ठीक है, आप कोई भी वन और मोर अंडरटेकिंग को ट्रांसफर कर रहे हो एज अ रिजल्ट ऑफ सेल फॉर द एक लमसम कंसिडरेशन के लिए विदाउट वैल्यू बीइंग असाइन फॉर द इंडिविजुअल असेट्स एंड लायबिलिटी की वैल्यू को बिना असाइन किए बिना आप एक लमसम अमाउंट रिसीव कर रहे हो और एक वन और मोर अंडरटेकिंग को आप सोल्ड कर रहे हो। ठीक है, प्रोसेस क्या है लमसम अग्रीमेंट के लिए? सबसे पहले आपको बायर ढूंढना है, फाइंड द बायर, उसके साथ एमओयू साइन करना है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करना है, मेक द इवैल्यूएशन, जो भी आपका यूनिट है, जो भी आपकी अंडरटेकिंग है उसको इवैल्यूएशन करना है। उसके बाद डील स्ट्रक्चरिंग करना है। डील स्ट्रक्चरिंग में आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ डील, ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड डिस्चार्ज ऑफ कंसिडरेशन, आपको डील स्ट्रक्चरिंग में करना है। स्लम सेल एग्रीमेंट ड्राफ्ट करना है, उसके बाद आपको उसको साइन करना है। इट इज़ अ मोस्ट wider way of business acquisition across the globe and nothing but the transfer of the whole or part of the business as a going concern जब हम ट्रांसफर करते हैं उसी को बोलते हैं स्लम सेल एग्रीमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं ई कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। ई कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये भी कोई पेपर एंड पेन बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, रदर ई फॉर्म में कॉन्ट्रैक्ट होता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कॉन्ट्रैक्ट होता है। इज एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच इज फेम इन द कोर्स ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के टाइम में जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे कहते हैं ई कॉन्ट्रैक्ट। ई कॉन्ट्रैक्ट नॉट अ पेपर बेस्ड बट अ rather in form of electronic in any kind of contact fame in the course of e-commerce by the interaction of the two or more individual using the electronic means such as email। नेक्स्ट बात करते हैं लीगल रिकग्निशन ऑफ ई कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। लीगल रिकग्निशन कौन कौन से लॉ में गिवन है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बात करता है जनरल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कि अगर आप ई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उसमें भी आपके जो भी एसेंशियल्स है सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वो प्रेजेंट होना चाहिए, फॉर्मेशन एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए उसमें। ई कॉन्ट्रैक्ट में भी इनकम टैक्स सॉरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 जो भी है, ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट एंड एट्रीब्यूशन एंड एक्नॉलेजमेंट डिस्पैच, इन सब के बारे में बात करता है। सेक्शन नंबर 4, 11, 12, 13, 15 बात करते हैं ई कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। एंड नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन नंबर 85, 85B, 85C, ई रिकॉर्ड एज अ एविडेंस के थ्रू रखा जा सकता है, उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एसेंशियल ऑफ ई कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। एसेंशियल के बारे में बात करते हैं तो सेक्शन नंबर 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के जितने भी पॉइंट्स कवर हैं वैलिड एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, वो भी इंडियन ई कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए। टाइप्स ऑफ ई कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं। टाइप्स ऑफ ई कॉन्ट्रैक्ट में 3 टाइप्स ऑफ ई कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहला आता है ईडी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज मतलब होता है कि जब भी हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ डाटा करते हैं, उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। आपस में ही डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी पेपर वर्क काम नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं श्रिंक रैप एग्रीमेंट। श्रिंक रैप एग्रीमेंट मतलब क्या होता है कि जब भी हम श्रिंक रैप एग्रीमेंट में कभी देखा होगा आपने कि आप agreement which can only be read and accepted after the opening in the CD-ROM and return on the if न्यू टर्म्स एंड कंडीशन इज नॉट लाइकिंग। मतलब कि जब भी हम आज के टाइम में श्रिंक रैप एग्रीमेंट यूज़ नहीं होता वैसे जनरली हम क्या करते थे, बाहर से मार्केट से परचेस करके लेते थे सीडी या फिर रोम परचेस करते हैं, उसको अपने सिस्टम में यूज़ करके वहाँ पे ऑप्शन आता है एक्सेप्ट करने का या फिर रिजेक्ट करने का। जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होती है उसको एक्सेप्ट करके उस सीडी रोम को वापस सबमिट कर दिया जाता था, ठीक है, एक्सेप्ट करके। ठीक है, जैसे अगर कोई PDF है, सपोज आज के टाइम पे अगर कोई PDF है, आपने उसको प्रिंट करवाया, प्रिंट करवा के आपने उसको प्रिंट करवा के उसके ऊपर साइन किया, साइन करके फिर से आपको सबमिट करना है, ठीक है। उसी तरीके से श्रिंक रैप एग्रीमेंट होता है कि आपने कोई सीडी रोम या सीडी या फिर रोम परचेस किया, ठीक है, उसको आपने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने के बाद दोबारा आपने उसको सबमिट कर दिया। इसी को कहते हैं शिप रैप एग्रीमेंट, ऑनलाइन ई कॉन्टैक्ट में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्लिक रैप और वेब रैप एग्रीमेंट। इसमें जनरली जब हम कोई वेब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं अपने फ़ोन में या फिर अपने सिस्टम में, तो वहाँ पे ऑप्शन आता है आई एक्सेप्ट, आई एग्री, ओके, आई एग्री, टेक इट और लीव इट का ऑप्शन आता है, जिसके थ्रू आप क्या करो उस एग्रीमेंट को साइन कर रहे हो इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है। ये भी एक फॉर्म होता है ई कॉन्ट्रैक्ट का। नेक्स्ट बात करते हैं विल के बारे में। विल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू फॉर द CS प्रोफेशनल लेवल ड्राफ्टिंग के लिए, ठीक है। विल बनाता कौन? सबसे पहले बात करते हैं मेजर एंड साउंड माइंड पर्सन होना चाहिए जो भी विल को बनाता है। विल मतलब क्या होता है कि एक डिक्लेरेशन, सपोज मैं विल बना रहा हूँ तो मैं डिक्लेरेशन दे रहा हूँ अपनी प्रॉपर्टी का, मैं डिक्लेरेशन दे रहा हूँ अपनी प्रॉपर्टी का कि मेरे मरने के बाद जितनी भी मेरी ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी है उसको इस तरीके से यूज़ किया जाए, उसको इस तरीके से बांटा जाए, ठीक है। और एक पर्सन को मैं अपॉइंट कर रहा हूँ, वो पर्सन देखभाल करेगा मेरी प्रॉपर्टी का, ठीक है। उसी को डॉक्यूमेंट को एक डॉक्यूमेंट में लिख के जाऊँगा मैं, उसी डॉक्यूमेंट को विल बोलते हैं। विल मतलब होता है
लीगल डिक्लेरेशन ऑफ मेंस इंटेंशन। और जो प्रॉपर्टी मैं इंक्लूड करूँगा मेरी ही प्रॉपर्टी उस इंक्लूड होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं बिल में लिख रहा हूँ कि मुकेश धीरू भाई अंबानी की प्रॉपर्टी इस तरीके से यूज़ की जाएगी, ऑब्वियस नहीं कर सकता मैं ऐसी चीज़ें। ठीक है, लीगल डिक्लेरेशन ऑफ द मेंस इंटेंशन ऑन विच ही विल परफॉर्म आफ्टर हिज डेथ एंड इंस्ट्रूमेंट बाई विच पर्सन मेक्स हिज डिस्पोजिशन। ठीक है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू मैं अपनी प्रॉपर्टी का डिस्पोजिशन करने वाला हूँ मरने के बाद। ठीक है, आप disposition of his property after his death will include the codicils। codicils मतलब क्या होता है? codicils मतलब अगर codicils मतलब होता है अगर विल में कोई चेंज किया, सपोज मैंने विल्स में मेरे को टर्म्स विल बना दिया, विल बनाने के बाद मेरे को 2 साल बाद याद आया कि मेरे को टर्म्स एंड कंडीशन चेंज करनी है, ये टर्म्स एंड कंडीशन कुछ ऐड ऑन करनी है, एग्जीक्यूटर का नाम चेंज करना है, एग्जीक्यूटर का नाम ऐड ऑन करना है, पार्टी ऐड ऑन करना है, तो उस केस में मैं एक अलग से एक डॉक्यूमेंट बनाऊँ, उसको साथ में विल के साथ अटैच करूँ। जनरली हमने सप्लीमेंट्री डीड पढ़ा था ना कि हमें अगर मेन कॉन्टैक्ट के साथ अगर कुछ नया ऐड ऑन करना है, टर्म्स एंड कंडीशन चेंज करनी है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन ऐड करनी है, उसके लिए हम एक अलग से डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उसको सप्लीमेंट्री डीड बोलते हैं, उसको मेन डॉक्यूमेंट के साथ ऐड कर देते हैं। वैसे ही विल में एक सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उस सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट को बोलते हैं कॉडिसल्स। एंड ए चेंज इन द विल इंक्लूडेड इन द नेम ऑफ द कॉडिसल पेपर। एसेंशियल्स क्या क्या है बिल के लिए? सबसे पहले एसेंशियल ये है कि डॉक्यूमेंट मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 363 ऑफ द इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए डॉक्यूमेंट, एंड एक्सिक्यूटेड बाय द कॉम्पिटेंट पर्सन, उसको एक्सिक्यूट करेगा, एंड राइटिंग में होना चाहिए, एक्सेप्ट द मोमेंट्स के केस में ऑरल में भी हो तो चलेगा। रिलेटेड प्रॉपर्टी, जो टेस्टेटर की जो प्रॉपर्टी उसके रिलेशन में ही होना चाहिए, किसी और की प्रॉपर्टी को इंक्लूड नहीं कर सकता वो। इफेक्ट दैट इज ऑपरेट आफ्टर इज दैट। ठीक है, जो विल का जो इफेक्ट होता है हमेशा टेस्टेटर के मरने के बाद ही होगा। ठीक है, रिवोकेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ टेस्टेटर, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ टेस्टेटर, जब तक टेस्टेटर जिंदा है, टेस्टेटर मतलब जिसने विल को बनाया, जब तक टेस्टेटर जिंदा है वो उस विल को रिवोक कर सकता है। एंड विल लाइबल, हाँ, विल लाइबल टू बी रिवोक्ड और अल्टर्ड एट एनी टाइम व्हेन ही इज कॉम्पिटेंट टू डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, विल को अल्टर किया जा सकता है, डिस्पोज ऑफ किया जाता है कभी भी, जब तक टेस्टेटर कॉम्पिटेंट है डिस्पोज ऑफ करने के, मतलब वो डिस्क्वालीफाई नहीं है या फिर मरा नहीं है जब तक। ठीक है, एनी क्लॉज इन द विल दैट कैन नॉट बी रिवोक इट विल मेक द वॉइड। ठीक है, अगर आपने कोई विल में ऐसा कोई क्लॉज लिख दिया जिसमें आप बता रहे हो कि विल को रिवोक नहीं किया जा सकता, ऑल्टर नहीं किया जा सकता, ठीक है, तो ऐसे विल को वॉइड मान लिया जाएगा। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ विल होते हैं, प्रिविलेज विल और अनप्रिविलेज विल। सेक्शन नंबर 63 बात करता है अनप्रिविलेज विल के बारे में। सॉरी, सेक्शन में 63 बात करता है अनप्रिविलेज विल के बारे में। अनप्रिविलेज विल मतलब ऐसा पर्सन अदर देन, सबसे पहले प्रिविलेज विल पढ़ते हैं। ठीक है, प्रिविलेज विल सेक्शन नंबर 65, सेक्शन नंबर 65 एंड सेक्शन नंबर 66 ऑफ द इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 बात करता है प्रिविलेज विल के बारे में। ठीक है, प्रिविलेज विल मतलब ऐसा विल जो कि मेड बाय द सोल्जर ने बनाया, कोई भी आर्मी नेवी एयरफोर्स किसी ने भी बनाया। ठीक है, जिसकी एज 18 ईयर्स कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, एंड मे बी ओरल, प्रिविलेज विल जो हो सकता है ओरल में भी बन सकता है ना, एंड नॉट ऑलवेज इन द राइटिंग, ऑलवेज राइटिंग में नहीं होगा। इफ रिटर्न इन द राइटिंग, अगर राइटिंग में है, राइटिंग के टेस्टेटर की राइटिंग में है, नीड नॉट टू बी साइन एंड रजिस्टर। सपोज एग्जांपल यहाँ पे, यहाँ देखो प्रिविलेज बिल का कंसेप्ट आया कि सपोज एक आर्मी ऑफिसर है, ठीक है, और वो बॉर्डर पे है, सपोज बॉर्डर पे वॉर के टाइम पे उसको कुछ हो गया, तो एक सोचो उसको कुछ हो गया तो वहाँ पे वो होने के टाइम पे वो विल बनाएगा या फिर सिर्फ बताएगा कि हाँ मेरे इतनी प्रॉपर्टी है, मेरी इतनी ज़मीन ज़्यादा है। सोचो उसको गोली लग गई है और वो बस मरने ही वाला है और वो बता रहा है कि मैं मेरी इतनी ज़मीन ज़्यादा है और इसको इस तरीके से डिस्पोज ऑफ किया जाए, तो जैसा उसने वहाँ पर बोला ओरल में तो वैसा ही चलेगा, वहाँ पर रिटर्न होना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सोल्जर के केस में ओरल हो तो भी चलेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा मे बी ओरल और नॉट ऑलवेज इन राइटिंग। ठीक है, अगर रिटर्न है, सपोज उसने खुद से पहले से लिख रखा है, टेस्टेटर ने खुद ही लिख रखा है, नहीं नॉट टू बी साइन, उसको साइन करवाना, उसने खुद की राइटिंग में लिख रखा है, उसको साइन करवाना, अटेस्ट करवाना जरूरी नहीं है। ठीक है, मेड बाय सोल्जर, चाहे वो आर्मी नेवी एयरफोर्स किसी का भी हो सकता है, 18 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए, इसे कहते हैं प्रिविलेज बिल। सेक्शन में 65 एंड 66 बात करता है प्रिविलेज बिल के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अनप्रिविलेज में, ऐसा पर्सन इन पर्सन के अलावा, सोल्जर के अलावा किसी ने भी अगर बिल को ड्राफ्ट किया उसे कहते हैं अनप्रिविलेज बिल, मतलब उनको प्रिविलेज नहीं दी जाएगी। प्रिविलेज नहीं दी जाएगी मतलब ओरल में नहीं होगा, रिटर्न में ही होगा। ठीक है, मतलब साइन करवाना, एडमिनिस्ट्रेशन करवाने के लिए मैंडेटरी होगा, ये सारी प्रिविलेज उनको नहीं दी जाएगी, मतलब अनप्रिविलेज है। सेक्शन नंबर 63 ऑफ इंडियन ईजमेंट सक्सेशन एक्ट बात करता है, ईजमेंट बार बार आ रहा माइंड में, इंडियन सक्सेशन एक्ट बात करता है अनप्रिविलेज बिल के बारे में कि पर्सन अदर देन स्पेसिफाइड इन प्रिविलेज बिल उसको कहते हैं
अनप्रिविलेज मस्ट भी राइटिंग में होना चाहिए, एक्सेप्ट इन मॉडर्न के केस में ओरल में हो तो चलेगा। साइन अटेस्टेशन साइन करेगा, अटेस्टेशन टू विटनेस का होगा, बट यहाँ पर अटेस्टेशन साइन करना मैंडेटरी नहीं था क्योंकि यहाँ पे सोल्जर के लिए बेनिफिट है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अटेस्टेशन बाय टू विटनेस का मतलब क्या होता है, समझते हैं। अटेस्टेशन मतलब होता है कि जब भी पार्टी साइन करेगा उसके बाद विटनेस साइन करेंगे, ठीक है, उस साइन बाय द विटनेस को ही क्या बोलते हैं, अटेस्टेशन। ठीक है, अटेस्टेशन मतलब होता है टू और नो मोर विटनेस उसको साइन कर रहे हैं। ठीक है, दोनों विटनेस में से एक ने ईच ऑफ देम हैज सीन द टेस्टेटर हैज साइन एंड अफेक्स। ठीक है, दोनों में से एक ने देखा है कि टेस्टेटर ने उसको साइन किया, मतलब एक दो विटनेस में से एक विटनेस के सामने ही टेस्टेटर ने उसको साइन किया है और अपने मार्क जो भी है, थंब जो भी है, उसको एक्सप्रेस किया है। नेक्स्ट है ईच विटनेस हैज रिसीव द टेस्टेटर का पर्सनल एक्नॉलेजमेंट दोनों को रिसीव हो गया कि आपको साइन करना है। एंड ईच विटनेस साइन विल बी इन प्रेजेंस ऑफ टेस्टेटर, दोनों में से एक विटनेस टेस्टेटर के प्रेजेंस में ही साइन करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 18 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 बात करता है विल का रजिस्ट्रेशन करवाना ऑप्शनल है, विल को रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं है। रजिस्टर्ड विल के सर्टेन एडवांटेज है, अगर आप करवा लेते हो तो अच्छी बात है। स्टैम्प ड्यूटी रिक्वायर्ड नहीं है विल पे। हाँ, ब्रॉड आउटलाइन वाइल ड्राफ्टिंग द विल, आपको जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है विल ड्राफ्ट करने का, बिल्कुल आ सकता है। तो आपको किन किन चीज़ों को कवर करना है, किन किन पॉइंट्स को कवर करना है, सबसे पहले आपको नेम एंड एड्रेस ऑफ टेस्टेटर को डिफाइन करना है, नेसेसिटी ऑफ अर्जेंसी क्यों विल बनाने जा रहा है, वॉलंटरी बेसिस पे ये है, इन साउंड डिस्पोजिशन हो रहा है प्रॉपर्टी का। ठीक है, क्लियर एंड एम्बिगुअस, कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं है विल में, ये चीज़ों को ध्यान रखना। अपॉइंट एग्जीक्यूटर के बारे में उसमें मेंशन करना है आपको। स्केड्यूल ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है, जो कि बीक्विथ होने वाली है उसके बारे में आपको मेंशन करना है। अटेस्टेशन ऑफ द विल बाय दी एटलीस्ट टू विटनेस, इसको भी आपको उसमें इंक्लूड करना है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रस्ट कैन बी क्रिएटेड फॉर द डिस्पोजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी, ये सारा कुछ अगर कोई ट्रस्ट क्रिएट हो रहा है तो भी आपको उसमें मेंशन करना है विल बनाते टाइम। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, जनरल पॉइंट्स हैं जो आपको इंक्लूड करना है विल में। नेक्स्ट बात करते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर, सॉरी, एडमिशन ऑफ पार्टनर। सेक्शन नंबर 31 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बात करता है एडमिशन ऑफ पार्टनर के बारे में। एडमिशन मतलब होता है कोई भी एडमिशन करना किसी भी न्यू पार्टनर का, मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टेड फर्म में या फिर चेंज आ रहा है आपके फर्म में। ठीक है, न्यू पार्टनर की वजह से न्यू पार्टनर एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर ब्रिंग चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। न्यू पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड, एडमिट नहीं हो सकता एक्सेप्ट द कंसेंट चाहिए आपको, ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर कंसेंट चाहिए, तभी आप किसी न्यू पार्टनर को एडमिट कर सकते हो। ठीक है, कोई भी नया पार्टनर जो भी एडमिट होगा वो आपने प्रीवियस एक्ट के लिए, जब जैसे ही वो पार्टनर बना उससे पहले की कोई भी एक्ट के लिए लाइबल नहीं होगा। न्यू पार्टनर शैल नॉट बी लाइबल फॉर द एनी एक्ट डन बिफोर द बिकमिंग पार्टनर। एंड जो भी आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप प्रोवाइड करेगा एक्सप्रेस टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ रिटायरमेंट एंड एडमिशन ऑफ पार्टनर, उसी के अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना है। आर्टिकल ऑफ द पार्टनरशिप प्रोवाइड द एक्सप्रेस टर्म्स एंड कंडीशन फॉर द रिटायरमेंट एंड एडमिशन ऑफ द पार्टनर। एंड इफ द पार्टनर एंटर एन एग्जिस्टिंग फर्म विदाउट स्पेसिफाइंग द टर्म्स एंड कंडीशन इट विल प्रिज्यूम दैट द एक्सेप्ट, अगर पार्टनर एडमिट हो रहा है, ठीक है, विदाउट स्पेसिफाइंग द कोई अनदर टर्म्स एंड कंडीशन स्पेसिफाई किए बिना अगर एडमिट हो रहा है, ठीक है, तो एज्यूम किया जाएगा कि वो एग्जिस्टिंग टर्म्स एंड कंडीशन एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट को वो एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रिटायरमेंट एंड एक्सपल्जन ऑफ द पार्टनर के बारे में। ठीक है, सेक्शन नंबर 32 एंड 33 रिस्पेक्टिवली बात करता है, सेक्शन नंबर 32 एंड 33 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 रिस्पेक्टिवली बात करता है रिटायरमेंट एंड एक्सपल्जन के बारे में। सेक्शन नंबर 32 रिटायरमेंट, सेक्शन नंबर 33 एक्सपल्जन के बारे में। ठीक है, रिटायरमेंट मतलब होता है कि पर्सन जो पार्टनर रिटायर हो सकता है विद द कंसेंट ऑफ द ऑल द पार्टनर के कंसेंट से रिटायर हो सकता है, और उसका जो टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट था वो कंप्लीट हो गया तो रिटायर हो सकता है बाय गिविंग द नोटिस टू अदर पार्टनर। ठीक है, अगर पार्टनरशिप अगर एट विल है, ठीक है, कैन बी रिटायर बाय गिविंग नोटिस टू द ऑल पार्टनर। ठीक है, एक्सपल्शन के बारे में बात करते हैं, पार्टनर कैन एक्सपेल बाय द मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर के थ्रू किसी पार्टनर को एक्सपेल कर सकते हैं वेयर द सच पावर कन्फर्ड इन द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में पहले से मेंशन होना चाहिए एक्सपल्शन के बारे में। एंड पावर एक्सरसाइजिंग गुड फेथ में आपको पावर को एक्सरसाइज करना है। नेक्स्ट बात करते हैं पार्टनरशिप इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल इन नेचर होता है एंड कॉम्पिटेंट टू पर्सन एंड कैन एंटर इन पार्टनरशिप। ठीक है, कॉम्पिटेंट पर्सन ही पार्टनरशिप में एंटर हो सकता है। फर्म और एचयूएफ इज नॉट लीगल पर्सन नहीं है तो कैन नॉट एंटर इन पार्टनरशिप, फर्म और एचयूएफ एज अ पार्टनरशिप में एंटर नहीं हो सकते। अगर कर्ता ऑफ एचयूएफ अगर पार्टनरशिप में एंटर कोई भी करता है, एचयूएफ में करता होता है जनरली जो हेड होता है उसको करता बोलते हैं एचयूएफ में, अगर वो किसी पार्टनरशिप में एंटर होता है, ठीक है, विद द स्ट्रेंजर एंड स्ट्रेंजर द अदर मेंबर, जो अदर मेंबर होंगे कर्ता के, विल नॉट बी अदर मेंबर ऑफ द फैमिली डू नॉट इप्सो फैक्टो पार्टनर नहीं बन जाएंगे, बिकम नो पार्टनर मतलब ऑटोमेटिकली पार्टनर नहीं बन। सपोज एक करता है उसमें 4 मेंबर है, उसमें से जो करता है वो किसी पार्टनरशिप फर्म में जाके पार्टनर बन गया, तो उसका ये मतलब नहीं कि जितने भी मेंबर थे एचयूएफ में वो ऑटोमेटिकली उस फर्म के पार्टनर बन जाएंगे, बिल्कुल नहीं, सिर्फ वो करता ही उस मेंबर फर्म का जो वो पार्टनर बनेगा। ठीक है, द फैमिली मेंबर डज नॉट इप्सो फैक्टो पार्टनर।
भगत राम वर्सेस कमीशन ऑफ एक्साइज प्रॉफिट टैक्स में डिसाइड हुआ था ये। नेक्स्ट बात करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के बारे में। व्हेन द ज्यूरल रिलेशन, ठीक है, व्हेन द ज्यूरल रिलेशन बिटवीन द पार्टनर कम्स टू एंड या फिर स्नैप हो जाता है, उसे कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। विद द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट हो सकता है, ग्राउंड सेक्शन 44 में गिवन है, या फिर खुद से हो सकता है विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट, ठीक है, एग्रीमेंट के थ्रू कर लिया उन्होंने एंड, या फिर बिजनेस अनलॉफुल हो गया था, नोटिस इन राइटिंग इन द केस ऑफ पार्टनरशिप विल, ठीक है, पार्टनरशिप इंसॉल्वेंट हो गए ऑल पार्टनर, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर, एक्सपायरी ऑफ द फिक्स टर्म जो भी था वो एक्सपायरी हो गया, डेथ हो गया पार्टनर के, इंसॉल्वेंट हो गए पार्टनर, इस केस में आप क्या कर सकते हो, डिसॉल्व कर सकते हो पार्टनरशिप। नेक्स्ट बात करते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ये भी एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में, कि आपको पार्टनरशिप फॉर्म को रजिस्टर करवाना है, बिल्कुल रजिस्टर करवाना है आपको। 2 जगह पार्टनरशिप फॉर्म को रजिस्टर करवाना होता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में एंड इनकम टैक्स एक्ट में। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में कंपलसरी नहीं होता, ऑप्शनल होता है, बट इनकम टैक्स एक्ट में, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में कंपलसरी होता है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में सेक्शन 55 बात करता है रजिस्ट्रेशन के बारे में, विच इज ऑप्शनल। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, अगर आप फॉर्म को रजिस्टर नहीं करवाते तो सेक्शन 69 में कॉन्सिक्वेंसेज गिवन है, कैन नॉट एनफोर्स एनी राइट एंड क्लेम अगेंस्ट थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में कोई भी राइट एंड क्लेम एनफोर्स नहीं कर सकते। एंड इफ ऑब्टेन द रजिस्ट्रेशन, अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है तो क्लेम अगेंस्ट द थर्ड पार्टी आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इनकम टैक्स एक्ट में भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन करवाना एंड पार्टनरशिप इनकम टैक्स एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाना एंड पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाना, दोनों डिफरेंस है, ठीक है। रूल 22 बात करता है कि एप्लीकेशन देना पड़ेगा फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म शुड बी अकम्पेंड बाय, आपको जो भी इंस्ट्रूमेंट है पार्टनरशिप का, जो भी आपका एग्रीमेंट है उसको देना पड़ेगा एंड स्पेसिफाई करेगा अपॉर्चमेंट ऑफ द शेयर ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी पार्टनर का प्रॉफिट एंड लॉस का जो शेयर है उसको भी आपको बताना है उस एग्रीमेंट के साथ में। और आपको जो इनकम टैक्स एक्ट में जो आपका रजिस्ट्रेशन है आपको एवरी ईयर रिन्यू करवाना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं गिफ्ट के बारे में। सेक्शन नंबर 122 से लेकर 127 तक बात करता है गिफ्ट के बारे में। सेक्शन नंबर 122 से लेकर 127 ऑफ इन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बात करते हैं गिफ्ट के बारे में, ठीक है। 122 बात करते हैं डेफिनेशन के बारे में, 123 है, 124 बात करता है फ्यूचर गिफ्ट के बारे में एंड 125 बात करता है गिफ्ट आपने जॉइंटली दिया, 126 बात करता है रिवोकेशन के बारे में एंड 127 बात करता है आई थिंक ऑनरेस गिफ्ट के बारे में। ऑनरेस गिफ्ट का मतलब होता है गिफ्ट विद बर्डन, ठीक है। 122 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की बात करता है डोनर डोनी, साथ में गिफ्ट डीड आपको देना पड़ेगा। गिफ्ट इज अ ट्रांसफर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी। गिफ्ट मतलब ट्रांसफर हुआ, आपने ट्रांसफर किया, मूवेबल प्रॉपर्टी का हो सकता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का भी हो सकता है। वॉलंटरी होना चाहिए, विदाउट कंसिडरेशन होना चाहिए, एक्सेप्टेड बाय डोनी होना चाहिए, ठीक है। ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्टेड बाय द डोनी, डोनी ने उसको गिफ्ट को एक्सेप्ट किया होना चाहिए, ठीक है। कंडीशनल गिफ्ट सब्जेक्ट टू द कंडीशन हो सकता है, कंडीशन प्रेजेंट भी हो सकता है, कंडीशन सब्सिक्वेंट भी हो सकता है, ठीक है। मतलब आपने पहले कंडीशन को एक्सेप्ट किया फिर आपको गिफ्ट मिला, पहले आपको इसे कहते हैं कंसिडर कंडीशन प्रेसिडेंट, और कंडीशन सब्सिक्वेंट क्या होता है, पहले आपको गिफ्ट मिला फिर आपने उस कंडीशन को एक्सेप्ट किया, इसे कहते हैं कंडीशन सब्सिक्वेंट। एक कंसिडेंट प्रेसिडेंट होता है, कंडीशन सब्सिक्वेंट होता है। कंडीशन प्रेसिडेंट मतलब पहले आपको कंडीशन को कंप्लाई करना है देन आपको गिफ्ट मिलेगा। सपोज एग्जांपल लेते हैं, मैंने किसी को कंडीशन दिया कि आपको मेरा ये जो सेल्स का टारगेट इसको कंप्लीट करना है, सपोज 2 लाख 3 लाख का जो भी सेल्स का टारगेट इसको कंप्लीट करना है। जैसे आपने कंडीशन को कंप्लाई किया, सेल्स को कंप्लीट किया, आपको मैं गिफ्ट दूंगा, ठीक है, जो भी गिफ्ट देना होगा, इसे कहते हैं कंडीशन प्रेसिडेंट। पहले आपने कंडीशन को कंप्लाई करना है फिर आपको गिफ्ट मिलेगा। नेक्स्ट आता है कंडीशन सब्सिक्वेंट। आपने देखा होगा ओल्ड मूवीज़ में पहले क्या होता था कि कई बार जो लड़की का जो फादर होता था वो क्या करता था कि ये लो 50 करोड़ रुपए दफ़ा हो जाए मेरी बेटी की ज़िंदगी से, ठीक है। तो वो क्या करता था कि लड़कों को ऐसे बोलते थे, और मतलब उसमें एग्जांपल ये है कि आपको पहले गिफ्ट मिला फिर आपने उस कंडीशन को अप्लाई किया कि ये लो पैसे और दफ़ा हो जाए मेरी लड़की की ज़िंदगी से निकल जाओ, ठीक है। ऐसा ओल्ड मूवीज़ में होता था ज़्यादा, ठीक है। तो ये हो गया कंडीशन सब्सिक्वेंट, पहले आपको गिफ्ट मिला फिर आपने कंडीशन को अप्लाई किया। देन बात करता है सेक्शन नंबर 26 बात करता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, बात करता है रिवोकेशन ऑफ गिफ्ट के बारे में कि कब आप गिफ्ट को रिवोक कर सकते हो। हिंदूज में गिफ्ट को रिवोक नहीं कर सकते सबसे पहली बात तो, ठीक है। गिफ्ट कैन नॉट वंस गिवन कैन नॉट बी रिवोक अनलेस इट इज गिवन बाय द फ्रॉड और अनडू इन्फ्लुएंस के थ्रू आपने गिफ्ट को दिया तो आपको रिवोक कर सकते हैं, बट जनरली हिंदूज में गिफ्ट को रिवोक नहीं कर सकते। गंगा बख्श वर्सेस जगत बहादुर में डिसाइड हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं मुस्लिम्स में गिफ्ट को कैन बी रिवोक, मुस्लिम्स को गिफ्ट में इजीली रिवोक कर सकते हैं, बट फॉलोइंग सिचुएशंस है जहाँ पे गिफ्ट को रिवोक नहीं कर सकते मुस्लिम्स में, ठीक है। एग्जाम से इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है कि बताओ मुस्लिम्स में किन किन सिचुएशन में गिफ्ट को रिवोक
कर सकते हो, ठीक है, नहीं कर सकते, सॉरी नहीं कर सकते, गिफ्ट को रिवोक नहीं कर सकते, ठीक है। मुस्लिम्स में गिफ्ट को रिवोक कर सकते हैं जनरली, बट किन सिचुएशन में गिफ्ट को रिवोक नहीं कर सकते। हस्बैंड ने वाइफ को गिफ्ट दिया या वाइफ ने हस्बैंड को गिफ्ट दिया तो रिवोक नहीं कर सकते। आपने गिफ्ट एज अ सदका में दिया, सदका मतलब चैरिटी, सदका बोलते हैं, ठीक है, मुस्लिम्स में दिया चैरिटी को, ठीक है, सदका में दिया गिफ्ट तो भी आप रिवोक नहीं कर सकते, ठीक है। अब डोनेट जिसको आपने दिया था वो डाई हो गया, स्वर्ग सिधार गया, उस केस में भी आप उससे गिफ्ट रिवोक नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे ही आपने सामने वाले को गिफ्ट दिया, सपोज आपने कोई वो प्रॉपर्टी गिफ्ट दी सामने वाले को, और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू जैसे ही गिफ्ट दिया उस प्रॉपर्टी की वैल्यू ऑटोमेटिक इंक्रीज हो गया, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसी के थ्रू या किसी भी थ्रू, ठीक है। आप उसको फिर से उसको क्या नहीं कर सकते, नहीं ले सकते, रिवोक नहीं कर सकते गिफ्ट को, ठीक है। और कौन सी सिचुएशन में आप गिफ्ट रिवोक नहीं कर सकते, ठीक है, जो भी आपने गिफ्ट दिया था वो डिस्ट्रॉय हो गया, ये लॉस्ट हो गया, ठीक है। वेयर द रिवोकेशन इज प्रोहिबिटेड, जहाँ पे रिवोकेशन स्पेसिफिकली प्रोहिबिटेड है वहाँ पे भी आप गिफ्ट को रिवोक नहीं कर सकते। व्हेन द थिंग्स गिवन पास आउट, जैसे आपने गिफ्ट डोनी को दिया था, डोनी ने किसी और को दे दिया, ठीक है, तो उस केस में आप गिफ्ट को रिवोक नहीं कर सकते, ठीक है। व्हेन द थिंग्स गिवन सो चेंज, जो भी आपने गिफ्ट दिया था वो चेंज हो गया, कैन नॉट बी आइडेंटिफाई, उसको पहले जैसे आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। व्हेन द डोनर रिसीव द समथिंग इन एक्सचेंज, आपने गिफ्ट दिया बदले में और सामने से वाले से आपने भी कुछ ले लिया, ठीक है, उस केस में गिफ्ट को रिवोक नहीं किया जा सकता। इन फॉलोइंग सिचुएशन में गिफ्ट को रिवोक नहीं किया जा सकता मुस्लिम्स में, बट जनरली किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं गिफ्ट फॉर द फ्यूचर प्रॉपर्टी, ठीक है, फ्यूचर प्रॉपर्टी का आपने कोई गिफ्ट करना है, सेक्शन 124 बात करता है फ्यूचर प्रॉपर्टी का गिफ्ट कोई भी वॉइड होता है, वॉइड अब इश्यू, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 27 बात करते हैं ऑनरेस गिफ्ट के बारे में, गिफ्ट विद बर्डन के बारे में, ठीक है। गिफ्ट विद बर्डन मतलब मैं अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट पे दे रहा हूँ आपको, ठीक है, बट इसके साथ कुछ बर्डन इंक्लूड है, आपको डेट पे करना पड़ेगा मेरा, ठीक है, जो भी मेरा इतने सालों का डेट है, या फिर रेंटल चार्जेस, जो भी मेरा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, वाटर चार्जेस है, ठीक है, म्यूनसिपल टैक्सेस है, ये सब कुछ आपको इस प्रॉपर्टी में आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप इस गिफ्ट को एक्सेप्ट करते हो तो साथ में आपको ये बर्डन भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इसे कहते हैं गिफ्ट विद बर्डन, ठीक है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सिर्फ मैं प्रॉपर्टी एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और ये जो बर्डन मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ऐसा नहीं होगा, इसलिए इसको गिफ्ट विद बर्डन बोलते हैं, ऑनरेस गिफ्ट बोलते हैं। सेक्शन में 127 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 बात करता है, ठीक है। वे द प्रॉपर्टी इन द फॉर्म ऑफ 2 और मोर सेपरेट इंडिपेंडेंट ट्रांसफर की फॉर्म में है एंड टू द सेम पर्सन फॉर सेवरल थिंग्स एंड डोनी एट द लिबर्टी टू एक्सेप्ट वन ऑफ देम एंड रिफ्यूज टू अदर्स ऑल्दो द फॉर्मर में बी बेनिफिट एंड लेटर में बी ऑनरस, ठीक है। दो दो सेपरेट इंडिपेंडेंट ट्रांसफर है जिसमें एक बर्डन है, एक बर्डन में, बर्डन मतलब कुछ डेट है या फिर कुछ डेट इन्वॉल्व है, और अनदर क्या है अनदर क्या है, उसमें कोई बर्डन नहीं है, बेनिफिट के साथ है, ठीक है। व्हेन द गिफ्ट कंसिस्टेंट ऑफ डोनर द होल प्रॉपर्टी, डोनर इज लायबल फॉर द ऑल द डेट एंड लायबिलिटी फॉर द डोनी, डोनी की जितने भी डेट एंड लायबिलिटी सबको एक्सेप्ट करेगा। If Dhoni is not competent to contact and accepting the property with the burden of obligation, not bound his acceptance, but after the being competent to contact, being aware of the obligation, he is retain the property and given the become the so bound, अगर प्रॉपर्टी वो रिटेन कर लेता है, ठीक, और उसको पता है कि ये प्रॉपर्टी के साथ में बर्डन के साथ भी है, ठीक है, वो जो भी गिफ्ट होगा वो रिटेन कर लेता है एंड प्रॉपर्टी जो बर्डन के साथ भी है, ठीक है, तो बाद में ये नहीं बोल सकता कि मेरे को बर्डन नहीं चाहिए, सिर्फ मेरे को प्रॉपर्टी चाहिए, उसको बर्डन भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एंड कंपनी कैन मेक द गिफ्ट सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द, कंपनी भी गिफ्ट दे सकती है एज अ ऑनरस गिफ्ट सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ, उसके एमओए में पावर होनी चाहिए, एओए में पावर होनी चाहिए, आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में, सेक्शन 101 ऑफ द कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट बात करता है सेक्शन 125 बात करता है इफ गिफ्ट इज मेड टू द पर्सन, मेड टू पर्सन जॉइंटली एंड वन ऑफ देम डज नॉट एक्सेप्ट, ठीक है, मैंने 2 पर्सन को गिफ्ट दिया, सपोज मैंने ए को भी गिफ्ट दिया एंड सपोज मैंने बी को भी गिफ्ट दिया, दोनों पर्सन को मैंने गिफ्ट दिया, ए ने गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, ए ने गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लिया, बी ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो इसका ये मतलब नहीं कि जो बी वाला पार्ट का जो गिफ्ट होगा वो भी एक्सेप्ट ए को मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं, वापस डोनर के पास आ जाएगा, ठीक है। इफ गिफ्ट इज मेड टू द 2 पर्सन जॉइंटली एंड वन ऑफ देम डज नॉट एक्सेप्ट एंड इफ एंड द अदर कैन नॉट एक्सेप्ट द होल गिफ्ट। नेक्स्ट बात करते हैं स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन ऑन द गिफ्ट डीड के बारे में। रजिस्ट्रेशन के बाद सेक्शन नंबर 17(1)(a) बात करता है रजिस्ट्रेशन एक्ट के बारे में एंड सेक्शन नंबर 123 अलॉन्ग विद ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की बात करता है। गिफ्ट डीड इज इमूवेबल प्रॉपर्टी कंपल्सरी, अगर आपने गिफ्ट दिया है वो भी किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का, उस केस में उस गिफ्ट डीड का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। एंड नेक्स्ट बात करते हैं स्टैम्प ड्यूटी के बारे में। अगर आपने कोई भी वैल्यू ऑफ द गिफ्ट मस्ट बी गिवन, वैल्यू ऑफ द गिफ्ट मस्ट बी गिवन इन द डीड, जो भी वैल्यू होगी गिफ्ट की उसको आपको डीड में मेंशन करना है। अगर आपने मेंशन नहीं किया तो जो भी सर्कल रेट होगा उसको हम अप्लाई करेंगे। स्टैम्प ड्यूटी इज पेबल ऑन द गिफ्ट डीड, ठीक है, अमाउंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, जो भी स्टैम्प ड्यूटी किस पे पे किया जाएगा, जो भी आपने वैल्यू गिवन दी होगी गिफ्ट डीड में, ठीक है, गिफ्ट डीड में जो भी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी आपने दी होगी उस पर, ये जो भी मार्केट वैल्यू होगी उस प्रॉपर्टी की विच एवर इज द हायर, उस पर आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा।
अगर आपने वैल्यू ओमिट की है, ठीक है, इंटेंशनली या अंडर वैल्यूड की है, ठीक है, देन उस केस में आपको आपने रेवेन्यू को डिफ्रॉड किया, उसके इसमें आपको प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है, पेनल्टी भी अराइज हो सकती है। सेक्शन नंबर 64 ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट के अकॉर्डिंग आपको प्रोसिक्यूशन हो सकता है, एंड पेनल्टी अंडर द गिफ्ट टैक्स एक्ट में भी आपको पेनल्टी हो सकती है। मोहम्मद मुजफ्फर अली, इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस है। नेक्स्ट बात करते हैं गारंटी के बारे में। गारंटी ओरल में भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है, ठीक है। 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती है गारंटीज में, ठीक है। सबसे पहले गारंटी का कॉन्टेक्ट समझते हैं, होता क्या है। गारंटी में हमने देखा कि 3 पार्टीज होती है गारंटी में। कौन कौन होती 3 पार्टी होती है। सबसे पहला आता है, एक तो क्रेडिटर होता है, ठीक है, और एक होता है प्रिंसिपल डेटर, ठीक है। एक होता है क्रेडिटर और एक होता है प्रिंसिपल डेटर। प्रिंसिपल डेटर मतलब इसको डेटर भी बोलते हैं। प्रिंसिपल डेटर कहता है कि मैं, क्रेडिटर को बोलता है कि मैं आपका जो भी अमाउंट है, जो भी डेट है, मैं पे कर दूंगा। डेटर बोलता है मैं पे कर दूंगा। क्रेडिटर बोलता है कि क्या गारंटी है कि आप पे कर दोगे। तो वो एक पर्सन पिक्चर में आता है श्योरिटी। श्योरिटी क्रेडिटर्स को गारंटी देता है कि अगर डेटर आपका अमाउंट नहीं पे कर पाया, इनएलिजिबल हो गया, पे नहीं कर पाया, तो उस केस में, उस सिचुएशन में इंडेमनीफाई करके, या फिर लॉस कुछ हो गया तो उसको इंडेमनीफाई करके कौन देगा, श्योरिटी उस पर्सन को इंडेमनीफाई करके देगा, ठीक है। श्योरिटी उस पर्सन को, क्रेडिटर्स को इंडेमनीफाई करके देगा कि अप क्रेडिटर्स का डेट, सॉरी। तो क्रेडिटर्स का पर्पस क्या होता है गारंटी का। गारंटी का पर्पस यही, प्राइमरी आइडिया जो गारंटी का यही होता है कि जो भी श्योरिटीशिप, गारंटी का या फिर श्योरिटीशिप का जो भी प्राइमरी आइडिया यही होता है कि अगर क्रेडिटर्स को कोई लॉस हुआ तो उसको इंडेमनीफाई करके देना। अंडरटेकिंग टू इंडेमनीफाई द क्रेडिटर्स इन केस ऑफ, इन केस प्रिंसिपल डेटर डज नॉट फुलफिल हिज प्रॉमिस। अगर प्रिंसिपल डेटर अपनी प्रॉमिस को फुलफिल नहीं करता है, उस केस में कौन फुलफिल करेगा, जो श्योरिटी है वो फुलफिल करेगा ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल डेटर। फॉर्म ऑफ गारंटी के बारे में बात करते हैं। लॉ डज नॉट रिक्वायर द फॉर्म ऑफ गारंटी के बारे में बात करें तो लॉ डज नॉट रिक्वायर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी शुड बी राइटिंग, ठीक है। लॉ में ऐसा लिखा नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी राइटिंग में होना चाहिए। ओरल भी हो सकता है, रिटर्न होगा तो भी अच्छी बात है, रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, एक्सप्रेस भी हो सकता है, एंड इम्प्लाइड मतलब बाय द लॉ भी हो सकता है। सपोर्टेड बाय द कंसिडरेशन, गारंटी में कंसिडरेशन होना जरूरी है, एंड एग्जिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल डेटर, प्रिंसिपल डेटर का एक्सिस्टेंस होना जरूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं काउंटिंग गारंटी। काउंटिंग गारंटी मतलब गारंटी विच एक्सटेंड टू द सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए जब भी हम गारंटी देते हैं, एंड कैन बी रिवोक्ड एट द एनी टाइम बाय द गिविंग द नोटिस। सपोज एक सप्लायर है, उसके पास मैं सामान मैं रॉ मटेरियल परचेज करने जाता हूँ, ठीक है। एक सप्लायर है, उसके पास मैं रॉ मटेरियल परचेज करने जाता हूँ, और उस रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए उस सप्लायर को मेरे किसी भी फ्रेंड ने गारंटी दिया है कि ये पर्सन जब भी आएगा, ये पर्सन जब भी आएगा सप्लायर प्रोडक्ट को, रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए आप इसको रॉ मटेरियल दे दोगे, ठीक है। और जितने अमाउंट का भी लेने आएगा आप इसको दे दोगे। अगर पेमेंट कल को नहीं कर पाया तो पेमेंट कौन करेगा, श्योरिटी पेमेंट करेगा, ठीक है, क्रेडिटर्स को, ठीक है। इसे कहते हैं कॉन्टिन्यूइंग गारंटी, मतलब सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए जब भी हम गारंटी देते हैं, ठीक है। और इस कॉन्टिन्यूइंग गारंटी को रिवोक कब करेगा, जो श्योरिटी है सप्लायर को बोल देगा नोटिस के थ्रू कि अब से इसको सामान नहीं देना, तो जो कॉन्टिन्यूइंग गारंटी है वो रिवोक हो जाएगा। कॉन्टिन्यूइंग गारंटी विच एक्सटेंड टू द सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन एंड कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बाय गिविंग नोटिस टू द क्रेडिटर्स। नेक्स्ट बात करते हैं काउंटर गारंटी। काउंटर गारंटी में क्या होता है, प्रिंसिपल डेटर जब गारंटी प्रोवाइड करता है श्योरिटी को। सपोज मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था कि श्योरिटी किसको प्रोवाइड, श्योरिटी गारंटी प्रोवाइड करता है क्रेडिटर को कि अगर प्रिंसिपल डेटर एक्शन को परफॉर्म नहीं कर पाया तो उसके बदले में उसको इंडेमनीफाई या फिर लॉस को इंडेमनीफाई करके कौन देगा, श्योरिटी देगा, ठीक है। और साथ में प्रिंसिपल डेटर भी श्योरिटी को गारंटी देता है कि अगर मैं इसको इंडेमनीफाई नहीं कर, इसका एक्शन को परफॉर्म नहीं कर पाया, ठीक है, इसके लॉस को पे ऑफ नहीं कर पाया, तो मैं आपको भी गारंटी देता हूँ कि आपको मैं पे ऑफ करूँगा, ठीक है। मतलब काउंटर गारंटी, श्योरिटी क्रेडिटर्स को दे रहा है, प्रिंसिपल डेटर फिर श्योरिटी को भी दे रहा है, ठीक है। इसे कहते हैं काउंटर गारंटी। प्रिंसिपल श्योरिटी क्रेडिटर्स को दे रहा है प्रिंसिपल के बिहाफ पे, एंड प्रिंसिपल डेटर फिर से श्योरिटी को गारंटी दे रहा है, इसी को कहते हैं काउंटर गारंटी, ठीक है। प्रिंसिपल डेटर जब श्योरिटी को गारंटी देता है प्रोवाइडिंग हिम गारंटी, उसे कहते हैं काउंटर गारंटी, ठीक है। कॉन्टेनिंग इंडेमनिटी अगेंस्ट एनी लॉसेस एंड और डैमेजेस दैट श्योरिटी में सफर ऑन अकाउंट ऑफ डिफॉल्ट ऑन पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। कॉन्टेनिंग गारंटी। परफॉर्मेंस गारंटी क्या होता है, परफॉर्मेंस गारंटी क्या होता है, परफॉर्मेंस गारंटी मतलब किसी परफॉर्मेंस के लिए, एक्शन को परफॉर्म करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए जब हम कोई गारंटी देते हैं उसे कहते हैं परफॉर्मेंस गारंटी। गारंटी विच इंश्योर करता है, सपोज एक पर्सन है,
यहाँ पे समझते हैं। सपोज एक पर्सन है ए एंड एक पर्सन है बी, ठीक है। बी ने कहा कि मैं आपके लिए ए के लिए बिल्डिंग बना के दूंगा, मैं आपके लिए बिल्डिंग बना के दूंगा, ठीक है। अगर मैं बिल्डिंग नहीं बना पाया, ठीक है, तो ये पर्सन है सी, ये आपको क्या क्या करेगा, बिल्डिंग बना के देगा, ठीक है। मतलब सी गारंटी ले रहा है किसकी, बी की गारंटी ले रहा है। सी कह रहा है कि अगर बी आपके बिहाफ बी आप बिल्डर है, बी ने अगर आपकी बिल्डिंग्स बना के नहीं दी, ठीक है, तो कौन बना के देगा, सी बना के देगा। इसे कहते हैं परफॉर्मेंस गारंटी। मतलब किसी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए जब हम गारंटी देते हैं उसे कहते हैं परफॉर्मेंस गारंटी। अ गारंटी विच इंश्योर द कॉन्ट्रैक्टेड परफॉर्मेंस ऑफ अनदर पर्सन एंड श्योरिटी अंडरटेक्स द कॉम्पिटेंट कंपनसेट द पर्सन इन फेवर हुज गारंटी इज गिवन इन द इवेंट ऑफ फेलियर। नेक्स्ट बात करते हैं बैंक गारंटी। नाम से समझ आ रहा है बैंक गारंटी। बैंक जब भी गारंटी देता है अपने क्लाइंट के बिहाफ पे किसी थर्ड पार्टी को, ठीक है, बैंक गारंटी दे रहा है थर्ड पार्टी को कि अगर मेरा क्लाइंट पे ऑफ नहीं कर पाया तो हम पे ऑफ करेंगे। इसे कहते हैं बैंक गारंटी। गिवन बाय द बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट टू अनदर पर्सन विद द क्लाइंट हैज़ एंटर्ड द कॉन्ट्रैक्ट अनदर पर्सन, ठीक है। सपोज एक क्लाइंट है, एक पर्सन के साथ क्या क्या कर रखा है, एग्रीमेंट एंटर कर रखा है कि हम आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अगर हमने आपको सर्विस प्रोवाइड नहीं किया तो हम आपको जो भी अमाउंट है डैमेज वो पे ऑफ करेंगे। तो पर्सन ने कहा कि हमें कोई गारंटी चाहिए, तो पर्सन ने अपने ही बैंक को बोला कि इसको गारंटी दे। तो बैंक ने उस पर्सन को गारंटी दी है कि अगर हमारा क्लाइंट अगर पे ऑफ नहीं कर पाया, डैमेजेस को पे ऑफ नहीं कर पाया, तो बैंक पे ऑफ करेगा, ठीक है। इसे कहते हैं बैंक गारंटी। बैंक गारंटी and call upon the bank to pay the guaranteed amount in the event of contingency and mention the guarantee. नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 127 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बात करते हैं कंसिडरेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कंसिडरेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, एनीथिंग डन और प्रॉमिस मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द प्रिंसिपल लेटर मे बी सफिशिएंट कंसिडरेशन टू श्योरिटी फॉर द सफिशिएंट कंसिडरेशन टू श्योरिटी फॉर द गिविंग द गारंटी, ठीक है। कोई भी काम अगर श्योरिटी कर रहा है किसके लिए, प्रिंसिपल लेटर के लिए, तो वो सफिशिएंट कंसिडरेशन बन जाता है श्योरिटी के लिए for the giving guarantee, and consideration between the principal letter and creditors is a good consideration for the guarantee by given by the surety. नेक्स्ट बात सेक्शन नंबर 128 बात करता है, सेक्शन नंबर 128 बात करता है श्योरिटीज़ की लायबिलिटी के बारे में। श्योरिटी की लायबिलिटी के बारे में हमने अभी पढ़ा कि अगर प्रिंसिपल लेटर उस काम को परफॉर्म नहीं कर पाता या फिर क्रेडिटर्स को कोई लॉस होता है, ठीक है, तो वो लॉस को कौन पे ऑफ करेगा, क्रेडिटर्स को, प्रिंसिपल श्योरिटी के देगा, किसको देगा, श्योरिटी किसको देगा, फिर क्रेडिटर्स को पे ऑफ करेगा। और जैसे श्योरिटी ने क्रेडिटर्स को पे ऑफ कर देगा तो श्योरिटी शैल बी द स्टेप इनटू द शू ऑफ क्रेडिटर्स। श्योरिटी शैल बी द स्टेप इनटू द शू ऑफ क्रेडिटर्स। मतलब अब श्योरिटी के पास राइट आ जाता है कि जो भी अमाउंट उसने पे ऑफ किया, जो भी अमाउंट उसको डैमेज पे किया, ठीक है, क्रेडिटर्स को, वो डैमेज जो भी अमाउंट है वो रिसीव करने का राइट आ जाता है। किससे रिसीव कर सकता है वो अमाउंट श्योरिटी किससे रिसीव कर सकता है, प्रिंसिपल लेटर से रिसीव कर सकता है। तो ये लाइबिलिटी है किसकी, श्योरिटी की, राइट एंड लाइबिलिटी। श्योरिटीज लाइबिलिटी के बारे में, द लाइबिलिटी ऑफ द श्योरिटीज को एक्सटेंसिव। द लाइबिलिटी ऑफ द श्योरिटी किसकी है, को एक्सटेंसिव है। को एक्सटेंसिव मतलब अगर क्रेडिटर्स को लॉस हुआ, कल को क्रेडिटर्स को अगर लॉस हुआ, सपोज यहाँ पे जो एग्जांपल है मैंने दिया था, फिर से समझते हैं। हाँ, यहाँ पे क्रेडिटर्स हो गया, यहाँ पे श्योरिटी हो गया, यहाँ पे प्रिंसिपल लेटर हो गया, ठीक है। तो जो श्योरिटी की जो लाइबिलिटी क्या है वो को एक्सटेंसिव है। कल को अगर सपोज क्रेडिटर्स को कोई लॉस हुआ या फिर कोई भी नुकसान हुआ तो क्रेडिटर्स के पास राइट है कि वो श्योरिटी के अगेंस्ट भी एक्शन ले सकता है, प्रिंसिपल लेटर के अगेंस्ट भी एक्शन ले सकता है, क्योंकि प्रिंसिपल लेटर उसकी पार्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है एंड श्योरिटी ने उसको गारंटी दिया है, ठीक है। तो श्योरिटी की लायबिलिटी क्या है, जो क्रेडिटर्स है श्योरिटी के अगेंस्ट भी एक्शन ले सकता है, प्रिंसिपल लेटर के अगेंस्ट भी एक्शन ले सकता है। उनकी लायबिलिटी क्या है, को एक्सटेंसिव है। द लायबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज को एक्सटेंसिव विद द प्रिंसिपल लेटर एंड इज अ जॉइंट एंड सेवरल। देयरफॉर इन द एब्सेंस ऑफ द क्लियर इंटेंशन द कॉन्ट्ररी टू इट एंड एट द ऑप्शन ऑफ द क्रेडिटर्स टू डिसाइड वेदर ही शैल प्रोसीड अगेंस्ट द श्योरिटी और द प्रिंसिपल लेटर। नेक्स्ट बात करते हैं असाइनमेंट के बारे में।